एक आदमी हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम देता है और दुनिया के टॉप एस रैंक पावर हाउसेस को शॉक कर देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हंटर दुनिया के राइजिंग स्टार को बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट से हरा देता है। ये सीन सारे एग्जामिनर्स को डिसबिलीफ में छोड़ देता है। एक एस रैंक गिल्ड की सबसे स्ट्रांग मेंबर भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाती और खुद उसकी लिमिट्स टेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानते वो आदमी एक इनविंसिबल स्पीयर गॉड है जिसने दूसरी दुनिया में 80 साल तक जंग लड़ी। अकेले ही उसने उस दुनिया के डेमन किंग को हराया था। अपना मिशन पूरा करने के बाद वो पूरी तरह एक्सहॉस्टेड महसूस करता है, इसीलिए उसने गॉडेस से एक रिक्वेस्ट की उसके सारे एक्सपीरियंस और मेमोरीज को इंटैक्ट प्रिजर्व करे, फिर उसे वापस अर्थ पर भेज दे। गॉडेस ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन अर्थ पर उसका बॉडी पहले ही मर चुका था, इसीलिए उसने उसकी सोल को एक नए वेसल में डाल दिया। फिर एक बीम ऑफ लाइट मेरे ऊपर आ गई और मेरा नया वेसल अर्थ पर एक ऐसा बॉडी था जो मरने वाला था, लेकिन गॉडेस को विश्वास था कि मैं उस वेसल के साथ नया लाइफ जरूर जीऊंगा। जब मैंने आंखें फिर से खोली तो मैं अर्थ पर था। वो कमीने दूसरी दुनिया ने मुझे बेहद परेशान किया था। अब मैं अर्थ पर वापस हूँ और मेरा नया बॉडी सिर्फ एक टीनेज लड़के का है। मैं किचन के फॉस्केट को खोलता हूँ और साफ अनपॉल्यूटेड पानी पाता हूँ और बस हल्का सा दबाव देने से मैं आग बना सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट मैजिक है। दूसरी दुनिया के उन मेजर्स को भगवान जाने, और इस दुनिया में तो मेरा फेवरेट फ्राइड चिकन कटलेट भी है। असली टेक्सचर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असली खाने का स्वाद यही होता है। दूसरी दुनिया में पूरे 80 साल तक लड़ते हुए मुझे एक बार भी अच्छा खाना नहीं मिला। अब मैं आखिरकार इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता हूँ, लेकिन इस पल मैं अपनी विंडो के बाहर दिखने वाली लाल चमक को नोटिस नहीं कर पाता। मैं बाथरूम में जाता हूँ और आराम से नहाता हूँ। हाँ, मैं इस दुनिया से काफी आउट ऑफ टच हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक खूबसूरत जीवन मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसी वक्त मेरी विंडो पर अचानक एक भूतिया चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर मैं चौंक जाता हूँ। ये चीज अर्थ पर कैसे आ गई? फिर मैं अपने पीछे एक ब्रॉडकास्ट सुनता हूँ जो सभी रेजिडेंट्स को बता रही है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक करोजन रिफ्ट दिखाई दिया है। ब्रॉडकास्ट कहती है हम सब अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाएं। मैं समझ नहीं पाता कि यह करोजन रिफ्ट क्या है या क्या हो रहा है। फिर मैं एक ऐसा दृश्य देखता हूँ जो मुझे पूरी तरह शॉक में डाल देता है। मेरी विंडो पर उन ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स में से कई उस पर पैर रखे हुए हैं। उनके पंजे मेरे कांच को तोड़ने वाले हैं। अगले ही पल जब वे अंदर आने को होती हैं, मैं बाहर भागता हूँ। ऐसा लगता है अर्थ अब वो अर्थ नहीं रही जो मैं जानता था। मुझे समझना होगा कि क्या हो रहा है। और ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स वो कुछ हद तक उस दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं। जल्दी ही मैं विंडो लेस पर छिप जाता हूँ इन मॉन्स्टर्स से बचते हुए। जब वो चले जाते हैं मैं जल्दी से विंडो से बाहर निकलकर कूद जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे ब्रॉडकास्ट के इंस्ट्रक्शन पर चलते हुए शेल्टर की तरफ जाना चाहिए। तभी मैं आगे एक बच्चे को देखता हूँ। मैं उस बच्चे को लेकर भागने वाला होता हूँ, लेकिन वो वापस मुड़कर उन मॉन्स्टर्स को ढूंढना चाहता है। बच्चे का चेहरा छोटा सा है, लेकिन उसकी आंखें पक्के इरादे वाली है। वो प्लान बना रहा है कि उन मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा और पूछता है कि क्या मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या आजकल के बच्चे इतने हिम्मती हो गए हैं? बच्चे से मुझे पता चलता है कि अर्थ ऐसे ही पूरे 13 साल से है। करोजन रिफ्ट वो पोर्टल्स है जहाँ से मॉन्स्टर्स आते हैं और कोई नहीं जानता कि वो कैसे बनते हैं या कब और कहाँ दिखाई देंगे। ये सुनकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैंने दूसरी दुनिया से निकलने के लिए इतनी तपस्या की तो पता चला यहाँ भी नर्क बना हुआ है। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि अब इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग हंटर कौन है। ये सुनकर बच्चा जल्दी से लाइशियन का नाम लेता है। लाइशियन कनाबी गिल्ड की है जो अर्थ पर टॉप 10 में आती है। उसका वेपन एक बड़ी तलवार है और वो अभी एक करोजन रिफ्ट को सोर्स पर डील कर रही है। इस दुनिया में पावरफुल हंटर्स होने के बावजूद एक आम आदमी का असल में मॉन्स्टर्स से लड़ना मुझे अब भी अनबिलीवेबल लगता है। इसी वक्त मैं अचानक बच्चे का मुंह दबाता हूँ। उसे कहता हूँ कि खामोश रहे, बोलना नहीं। आगे मॉन्स्टर्स आ रही है। गौर से देखता हूँ, हमारे आगे 5 मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम 5 देख रहे हैं, लेकिन एक और छुपा हुआ है। किस्मत से इस बॉडी में आम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसीलिए इन मॉन्स्टर्स से निपटना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ते वक्त मैं बच्चे की सुरक्षा कर पाऊंगा इस बात पर मुझे भरोसा नहीं, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता। मैं कोई हल सोच ही रहा होता हूँ कि मैं अचानक कुछ फैमिलियर महसूस करता हूँ। हवा में कुछ ब्लू एनर्जी है। ये माना जैसे लगता है। अब मैं पक्का हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस दुनिया में देखा था। अगले ही पल हमारे सामने के मॉन्स्टर्स में से एक अचानक आग में जलने लगता है और ये अटैक मेरी तरफ से आया था। बावजूद इसके कि मैंने 80 साल से जितना माना जमा किया था वो खत्म हो गया। अगर हवा में माना है तो मैं उसे जमा कर सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर वह पैराडॉक्स आई जो मेरी आत्मा में लिखा है, मैं उसे अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फायर पावर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए ये काफी से ज्यादा है। ये देखकर बच्चे की नजरों में एडमिरेशन दिखाई देती है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक यूनिक स्किल है। इसके साथ ही बच्चा आगे बढ़कर इन मॉन्स्टर्स को मारने को होता है। ये देखकर मेरी जुबान बंद हो जाती है। मॉन्स्टर बॉस तो मारा भी नहीं है, तू इतनी जल्दी बाहर क्यों दौड़ रहा है? जैसा मैंने सोचा था
बच्चा तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स का निशाना बन जाता है। बच्चा घबरा जाता है। किस्मत से मेरा हाथ उसकी बाह पर वक्त रहते पकड़ लेता है। मैं बच्चे से कहता हूँ कि जमीन पर पड़ी उस स्टिक को मुझे दे, मुझे तुम्हारे वेपन की जरूरत है। अगले ही सेकंड 3 आकार तेजी से मेरी तरफ दौड़ते हैं। वेपन मिलते ही मेरी आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। स्टाफ की एक भारी आवाज हवा को चीर देती है। फिर ये 3 मॉन्स्टर्स कमर से आधे कटकर गिर जाते हैं। इस पल मुझे वो भला देवता होने का एहसास वापस आता है। ये सीन देखकर लड़का शौक से बेजुबान हो जाता है। उसे लगता है मैं कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ हंटर हूँ। उसे क्या पता कि अंदर से मैं बिल्कुल भड़क रहा हूँ। वो शांति का जीवन जिसके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की ऐसे में बदल गया। जल्दी ही एक अनहैप्पी चेहरे के साथ मैं बच्चे के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में जाता हूँ। बच्चे की माँ तुरंत अपने बच्चे को पहचान जाती है। वो मुझे शुक्रिया कहती रहती है। आपने ही मेरे बच्चे की जान बचाई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। औरत के महंगे कपड़े देखकर मैं थोड़ा स्टंट सा रह जाता हूँ। तो ये बच्चा एक अमीर घर का बेटा है, इसीलिए इतना एरोगेंट था। इसी वक्त पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। कुछ ही पलों में एक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। सब लोग बेअक्ल भागते हैं, सिर्फ मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। बच्चा मुड़कर मुझे भागने के लिए कहता है। तुम भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी नहीं भागता। मैंने सोचा था कि मैं एक जानी पहचानी दुनिया में वापस आ गया हूँ, लेकिन ये दुनिया भी उस दूसरी दुनिया से कोई अलग नहीं है। मैं अपने पास खड़े बच्चे से पूछता हूँ, तू अमीर है फिर भी हंटर क्यों बनना चाहता है? कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर आराम से क्यों नहीं जीता? बच्चा कहता है उसका बाप मारा गया था। पहले उसका परिवार भी एक शेल्टर में छुपा हुआ था, लेकिन उसके बाप को एक मॉन्स्टर ने शेल्टर में ही उनकी रक्षा करते हुए मार दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि धरती पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इसलिए उसने ठान ली कि वो एक हंटर बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा हंटर, ताकि सारे करोजन रिफ्ट्स खत्म कर सके और इस दुनिया को बचा सके। तुम्हें मेरी बातें शायद मजाक लग रही होंगी, वो बात खत्म भी नहीं करता। मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। मैं मुस्कुरा तो रहा हूँ, लेकिन वो एक राहत की मुस्कान है। तुम जरूर एक बड़े हंटर बनोगे, लेकिन बदकिस्मती से तुम इस दुनिया को नहीं बचा पाओगे। मेरे कहने के बाद बच्चे की माँ उसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसी पल उनके पीछे एक बड़ा धमाका सुनाई देता है। जब बच्चा मुड़कर देखता है तो वह शौक से चीख लगाता है। वो मॉन्स्टर जिससे वो डर रहे थे, उसे मैंने एक हाथ से मार गिराया है। मैंने जो कहा कि बच्चा दुनिया नहीं बचा सकता, उसका कारण ये है कि वो काम मैं करूंगा। आखिर इस मामले में मेरा बहुत तजुर्बा है। मॉन्स्टर से निपटने के बाद मैं घर वापस आता हूँ और इस दुनिया की बेसिक सिचुएशन के बारे में जानता हूँ, और मुझे यह भी पता चलता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 3001 रुपए बचे हैं। इस बॉडी का असली मालिक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का कर्मचारी था, लेकिन कंपनी करोजन रिफ्ट्स की वजह से बैंकरप्ट हो गई, इसीलिए उसकी नौकरी चली गई। जैसे ही मैं जानता हूँ कि पैसे कमाने के लिए क्या करूँ, मुझे अपने फोन पर एक हंटर रिक्रूटमेंट मैसेज दिखाई देता है। वक्त तेजी से गुजर जाता है और अगले दिन मैं हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर हूँ। आज यहाँ एक बड़ा सिलेक्शन एग्जाम होने वाला है और यह कॉम्पिटिशन कई हंटर स्काउट्स को अपनी तरफ खींच लाता है, जो नए लोगों को अपनी गिल्ड में ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक स्काउट कहता है कि इस बैच के हंटर्स में कोई खास आगे आने वाला नहीं दिख रहा, बस छोटे मोटे लोग हैं। और ये हंटर सिलेक्शन एग्जाम दुनिया के टॉप 10 में शामिल हंटर ली सियोन को भी अपनी तरफ खींच लाता है। हर कोई उसे एडमिरेशन से देखता है। ये तो वही है जिसे हम सिर्फ न्यूज पर देखते हैं। कौन सोचता था कि आज उसे आंखों से देख पाएंगे। और वो जानते हैं, ली सियोन का मकसद सिर्फ हान सांगा के लिए आना है, एक हंटर अकेडमी ग्रेजुएट जिसने इलेक्ट्रोकाइनेसिस जगा लिया है। लेकिन वो नहीं जानते कि ली सियोन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे बस एक मोबाइल पावर बैंक की तरह देखती है। पास खड़े एक साथी का कहना है कि हान सांगा की एबिलिटी काम आएगी। फिर उसके पास खड़ा एक आदमी अपने सनग्लासेस एडजस्ट करता है। अकेडमी में अच्छा करने वाले भी असली जंग में अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते। ली सियोन इस बात से सहमत है, इसीलिए वो अपने साथी को एक कैंडी देती है। ये तारीफ की कैंडी है। असली जंग और ट्रेनिंग बिल्कुल अलग चीज है। तीनों आकीन है। अकेडमी के स्टूडेंट्स जो सिर्फ सेफ ट्रेनिंग का अनुभव रखते हैं, उनके लिए असली जंग बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसलिए हान सांगा को अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। जल्दी ही नीचे मैचेस शुरू होने वाली है। ली सियोन इंटरेस्ट से नीचे देखती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट मिलेगा। नए आए लोगों, मुझे वो स्ट्रेंथ दिखाओ जो मुझे तुम्हें अपने पास रखने पर मजबूर कर दे। होस्ट कॉन्टेस्टेंट की इंफॉर्मेशन देखकर हैरान रह जाता है। वो तो एक ऐसा सिविलियन है जिसने हंटर अकेडमी तक नहीं देखा। इसी बीच मैं अपना कॉम्बैट सूट जिप करता हूँ, हाथ में एक वेपन ली। होस्ट अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है, सोच रहा है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो इस स्टेज पर खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। और अब अंदर आने वाला है कॉन्टेस्टेंट हो छानसुक। असल में मैं अभी भी इस नए नाम से अडेप्ट नहीं हुआ हूँ। इस मैच के नियम है, केवल एसोसिएशन द्वारा दिए गए हथियार इस्तेमाल करो और अपने प्रतिद्वंद्वी को घातक चोट न पहुंचाओ। मैं सोच रहा हूँ कि इस हंटर परीक्षा
शिक्षा के जरिए मुझे इसे एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके ज्यादा अथॉरिटी हासिल करनी है। मेरे सामने वाला ब्लॉन्ड लड़का घमंडी लग रहा है, लगता है मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि रेफरी अपना हाथ ऊंचा उठा रहा है। ये पहला रोमांचक मैच शुरू होने की घोषणा होते ही ब्लॉन्ड लड़का तुरंत आगे बढ़ा। उसे यह देखकर बहुत उत्साह है कि उसका विरोधी तो मन्ना तक इकट्ठा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी उग्र रफ्तार के सामने मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में ब्लॉन्ड लड़का पूरी तरह ओपनिंग्स से भरा है। अगले ही पल मैंने हाथ में पकड़े हथियार को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसके हैरान नजरों के सामने मैं उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो गया। इससे वह सोचने लगा, क्या ये स्पीड टाइप हंटर है? जब तक उसकी समझ में आया मैं पहले ही उसके पीछे था। तेरा भाला चलाने का तरीका बेहद फूहड़ है, उससे निपटने के लिए मुझे हथियार की भी जरूरत नहीं। अगले ही पल मैंने उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। इस एक मुक्के ने उसे कल का खाना तक उगलवा दिया। हालांकि जैसे ही उसका शरीर गिरने वाला था, मैंने उसे लात मारकर फिर से खड़ा कर दिया। फिर एक तगड़े अपरकट ने उसका जबड़ा चकनाचूर कर दिया। जो ब्लॉन्ड लड़का अभी तक इतना घमंडी था, अब मुश्किल से होश में है। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मुझे पता था वह मेरे मुकाबले का नहीं है, लेकिन वह बहुत ही आसानी से हार गया। और मैंने नंगे हाथ हमला इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि भाला उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। फिर मैंने सोचा और रिलैक्स हो गया। वह बस एक नौसिखिया होगा, ये हंटर्स का औसत स्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दृश्य ने ली जान को वहीं ठिठका दिया। यह आदमी आखिर है क्या? उसने तुरंत मेरी फाइल खंगाली और पता लगाया कि मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता हूँ। उसके पास खड़े एक सहकर्मी ने बताया कि इस युवक के शरीर में मन्ना का लगभग कोई भंडार नहीं है। इतनी जबरदस्त ताकत दिखाने के लिए उसे लंबे समय तक मन्ना जमा करनी पड़ती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह नतीजा तो बस उसकी किस्मत की वजह से है। लेकिन उसकी बात का जवाब ली जियान ने सिर्फ चुप रहो कहकर दिया। ली जियान की नजरों में उसका अनुमान था कि मैं जानबूझकर मन्ना इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। और मैदान में मैंने अपनी गर्दन घुमाई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन अपनी क्षमता साबित करने के लिए मुझे उसे निर्णायक रूप से हराना चाहिए। मैं उसके पास गया। मैंने अपनी मुट्ठी ऊंची उठाई। ब्लॉन्ड लड़के, फिक्र मत कर, यह मुक्का जानलेवा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ब्लॉन्ड लड़का पहले ही डर से जकड़ा हुआ था, लगातार मुझसे माफी मांग रहा था। धड़ाम से मैंने उसे एक मुक्के पर ही बेहोश कर दिया। इस दृश्य ने कई हंटर स्काउट्स को मेरे बारे में चर्चा शुरू करवा दी। और जब अन्य स्काउट्स मेरे बारे में बात कर रहे थे, ली जियान ने मेरी ताकत खुद पर रखने का फैसला किया। उसके साथी ने पूछा कि वह कहाँ जाना चाहती है। ली जियान ने सीधा जवाब दिया कि वह एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलना चाहती है। उसके पास उनसे पूछने के लिए कुछ है। इसी बीच मेरी लड़ाइयाँ जारी रही, लेकिन उनके नतीजे एक जैसे ही थे। वे मेरे 3 हमलों तक भी नहीं झेल पाए। मुझे नहीं पता यह हंटर अकादमी आखिर सिखा क्या रही है, कैसे इतने बेकार निकल रहे हैं ये लोग। आखिरकार कई लोगों को हराने के बाद मेरे सामने एक सही प्रतिद्वंद्वी आई। जैसे ही वह आई, लोग तुरंत उसके बारे में बात करने लगे, और वह है उम्मीदवार हान संगा। सभी को जिज्ञासा थी कि क्या वह इस रहस्यमय सुपर रूकी की जीत की सीरीज रोक पाएगी। मैंने बस उसे देखा और तुरंत दिलचस्पी महसूस की, क्योंकि इस लड़की ने आज मेरी देखी किसी से भी ज्यादा मन्ना इकट्ठा की थी। हान संगा ने बड़ी बात की, तुम यहाँ तक बस किस्मत से पहुँचे हो, लेकिन अब से कोई किस्मत नहीं चलेगी। मैंने मन ही मन हंसी दी। क्या हंटर अकादमी ने तुम्हें ये घिसे पिटे डायलॉग भी सिखाए हैं? अगले ही पल हान संगा ने धीरे से हाथ में तलवार खींची। उसकी आंखों से सुनहरी चमक फूट पड़ी। शायद तुम्हारे पास कोई खास स्किल नहीं है ना? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं रियायत दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं ठिठका। मेरे पास स्पेशल स्किल कैसे नहीं होगी? मैं तो बस इसीलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि तुम्हें चोट लग जाएगी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर उसका शरीर तेजी से झुका और मुड़ा। उसके हाथ के पास एक हवा का प्रवाह मन्ना इकट्ठा करता दिख रहा था। उसकी तलवार पर सुनहरी बिजली कौंधने लगी। पूरी तलवार हल्के से कांप रही थी। ये देखकर मुझे कुछ दिलचस्पी हुई। अगले ही क्षण उसकी काया अचानक बाहर आई और वह नीली रोशनी फूट पड़ी। हालांकि उसकी मेहनत से जमा की गई तेज तलवार के वार ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने बस उछलकर उसे बचा लिया। हान संगा पूरी तरह हैरान रह गई। उसने वाकई इसे डॉज कर लिया। उसने बस एक उछाल से उसकी लाइटनिंग क्विक ड्रॉ स्लैश डॉज कर ली हवा में। मुझे यह कुछ मजेदार लगा। स्कैबर्ड और ब्लेड में करंट डालकर उन्हें चुंबकीय बनाना, फिर चुंबकीय शक्ति से ड्रॉ को तेज करके उसे रेलगन में बदलना। कुछ देर बाद मेरी काया जमीन पर स्थिरता से उतरी। अब तक तुम्हारी स्किल सबसे बेहतर है, लेकिन तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात मिस कर दी। वह सोचना कि वॉर कब करना है। तुम तेज हमले पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हो। हान संगा की गलती ये थी कि अपने हमले को और तेज करने के लिए उसने हवा में एक चुंबकीय ट्रैक बिछा दिया था। इसीलिए चाहे वह कितनी भी तेज या मजबूत क्यों ना हो, कोई भी बेवकूफ इतने स्पष्ट ट्रैजेक्टरी वाले हमले का सामना नहीं करेगा। हान संगा कुछ नाराज थी। सोच रही थी कि मैं बस अभी किस्मत से बच गया हूँ। फिर उसने तेजी से तलवार खींची और फिर से उग्र हमले शुरू कर दिए। उस मूव के बिना भी
मैं तुम जैसे किसी को हरा सकती हूँ। हालांकि उसकी निराशा के लिए मैं आसानी से उसके हमले बचा सकता था। तुम सच में एक बेवकूफ हो, मैं तुम्हारा सबसे तेज हमला भी डॉज कर सकता हूँ। मैं इतने साधारण हमलों से कैसे हिट हो सकता हूँ? मेरी बातों ने हान संगा को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसका दिमाग अब सोचना भूल चुका था, सिर्फ गुस्से से भरा हुआ। इस गुस्से में हान संगा ने अपना सबसे ताकतवर वार किया। मैं एक नजर में देख सकता था कि वह जबरदस्ती ताकतवर मन्ना जमा कर रही है। अगर वह ऐसा करती रही तो उसका शरीर टूट जाएगा। एक तेज मूवमेंट से मैं हान संगा के सामने आ गया। तुम्हारे अभी के मूव काफी कूल थे, लेकिन अब बस करते हैं। हमला करने से पहले मैंने उसे दिलचस्पी से बताया, अगर दर्द हो तो अपना बायां हाथ उठाना। फिर धप्प से मैंने उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि मैंने इस मुक्के में पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन फिर भी हान संगा को खून उगलवा दिया। ये देखकर मैंने लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, बेरहमी से हान संगा के चेहरे पर वार करते हुए। आखिरकार मैंने उसके चेहरे पर एक भारी मुक्का जड़ दिया। इस मुक्के के बाद हान संगा की चेतना धुंधली हो गई। धड़ाम से यह अत्यधिक मानी जाने वाली नई उम्मीदवार मुझे नहीं हरा पाई, बल्कि उसे मैंने हरा दिया। यह दृश्य वहाँ मौजूद सभी को चौंका गया। उसने वाकई हान संगा को दबा दिया। वह तो अकादमी की टॉप स्टूडेंट है। मेरे ऑब्सक्योर होने की वजह से दूसरों ने सोचा कि हान संगा बस दिखावा है। उन्हें लगा उसने शायद मन्ना पर बहुत ज्यादा भरोसा किया और शारीरिक प्रशिक्षण नजरअंदाज कर दिया। इसी वक्त मैंने अपने पीछे हलचल सुनी। मैंने सोचा हान संगा अभी भी मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो पता चला वह बस अपना बायां हाथ उठा रही है। उसका पूरा शरीर अब धुंधली हालत में है, शायद वह खड़ी भी नहीं हो सकती। इससे मुझे कुछ मजाकिया लगा। मैंने पहले ही उसे बोला था कि अगर दर्द हो तो बायां हाथ उठाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच बायां हाथ उठा लेगी। सचमुच एक आज्ञाकारी स्टूडेंट है। इसी वक्त एक स्टाफ सदस्य तेजी से रेफरी की ओर बढ़ा। उस व्यक्ति ने रेफरी के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे रेफरी की भौहें और गहरी हो गई। फिर रेफरी ने घोषणा की, यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए मैच शेड्यूल बदल दिया गया है। विजेता हो चांसोक कृपया थोड़ा आराम करें। उसकी बातों ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया। क्या मैंने पहले ही मैच नहीं जीत लिया था? मुझे आराम करने और अगले के लिए तैयार होने को क्यों कहा जा रहा है? और रेफरी के अगले बयान ने मेरी उलझन दूर कर दी। जल्द ही विजेता हो चांसोक का एक सक्रिय हंटर के साथ एक विशेष मैच होगा। इस मैच को एसोसिएशन प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति मिली है। ये मैच अरेंज कर दिया गया है। सभी ने बड़ी स्क्रीन पर नाम देखा। दर्शकों को इतना उत्साहित देखकर मैंने सोचा ये काफी अनुभवी हंटर होगी। क्या वह इस विशेष मैच में खुद आगे बढ़कर मेरी ताकत पर रखना चाहती है? उस दुनिया में भी ऐसा ही होता है। इसी वक्त मैदान में जमीन पर तलवार खींचने की आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम हो चांसोक है ना? मैं ली सियुन हूँ। मुझे पता लगाना है कि तुम्हारे पास कोई और स्किल्स हैं या नहीं। मुझे लगता है ये स्टेज तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। क्या तुम्हें मेरे साथ मैच करने में दिलचस्पी है? हो चांसोक, अगर बहुत मुश्किल लगे तो तुम मना कर सकते हो, मैं समझता हूँ। आखिरकार ये काफी अचानक है। देखकर कि वह कौन है मैं मुस्कुरा नहीं सका। ये तो ली सियुन है जिसका जिक्र उस बच्चे ने पहले किया था। वह दुनिया की टॉप 10 में रैंक्ड है और जो आभा और संयम वह अब भी छोड़ रही है, ये बिल्कुल ब्लफ नहीं है। वह एक असली प्रोफेशनल हंटर है। मेरे वर्तमान शरीर के साथ भाला होने पर भी उसे हैंडल करना मुश्किल होगा। हालांकि किसी कारण से मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। क्योंकि तुम मेरी ताकत पर रखना चाहती हो तो आ जाओ। इसे हमारे पास खड़े रेफरी थोड़ा ठिठक गया। क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं? ली सियुन ने मेरी आंखों में जगी लड़ाकू चिंगारी देखी। लगता है तुम और मैं एक ही तरह के इंसान हैं। इस वक्त मैंने भी एक उत्साहित मुस्कान दिखाई। मुझे देखने दो कि क्या इस दुनिया का सबसे मजबूत मेरी मान्यता हासिल कर सकता है। अगले ही पल हम जबरदस्त युद्ध में उतर गए। हमारी लड़ाई ने दर्शकों में मौजूद सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि रेफरी के चेहरे पर भी पसीना आ गया। उसे तो कमेंट्री करना भी नहीं आ रहा था। इसी वक्त मैंने एक बार फिर ली सियुन के हमले को ब्लॉक किया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई आसानी नहीं दिखी, क्योंकि मैंने इस औरत की ताकत महसूस की थी। एक औरत के शरीर में इतनी ताकतवर शक्ति कैसे हो सकती है? ये किसी मर्द से कम नहीं है। अगले ही क्षण ली सियुन के उग्र हमलों से बचने के लिए मैंने हाथ में भाले का हैंडल घुमाया और मौका पाकर उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया। इस हमले में मैंने पूरी ताकत लगाई, जिससे ली सियुन का शरीर लगातार पीछे हटने लगा। हालांकि ली सियुन के पास अभी भी काफी एनर्जी बची थी। वह बस मुझे टेस्ट कर रही थी, इसीलिए उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। पहले की तुलना में मेरी रफ्तार पहले ही काफी कम हो चुकी थी। इस वक्त मैं इस एस रैंक हंटर से काफी देर से लड़ रहा हूँ। मेरे चेहरे पर थकान दिख रही है। इस औरत में ओपनिंग नहीं है, लेकिन यह शरीर बस मेरी कॉम्बैट अवेयरनेस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ली सियुन अब वाकई उत्साहित है। उसे लंबे समय से मेरे जैसा मजबूत लड़ाका नहीं मिला था। हालांकि हमारी पावर लेवल समान नहीं है, लेकिन मैं वाकई मजबूत का टाइटल पाने का हकदार हूँ। वह सोच रही है कि इतने समय बाद उसे एक अच्छी लड़ाई मिली है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं थका हुआ दिख रहा हूँ। फिर ली सियुन आगे बढ़ी और बोली, तुमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगा था तुम सिर्फ 5 मिनट तक टिक पाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लगातार 30 मिनट से लड़ रहे हो। अगले ही क्षण ली सियुन का शरीर तेजी से मेरी ओर बढ़ा। चूंकि तुम पहले ही थकान महसूस कर रहे हो
तो मुझे तुम्हारा काम आसान कर देना चाहिए और तुम्हें जल्दी नीचे उतरकर आराम करने देना चाहिए। ये देखकर मैं अपना भाला और ज्यादा कसकर पकड़ नहीं सका। अब मेरे शरीर में कोई स्टोर्ड मन्ना नहीं है और हवा में भी ज्यादा मन्ना नहीं है। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली। मैं इस मूव का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसी बीच मेरा शरीर तेजी से पीछे की ओर झुका। ली सियून के अगले दौर के हमलों को रिसीव करने की तैयारी में मेरी नजरें ली सियून पर टिक गई। जैसे ही वह कोई ओपनिंग दिखाएगी, मैं पैराडॉक्स फ्लेम इस्तेमाल करूंगा। जब मैंने पैराडॉक्स फ्लेम इस्तेमाल किया, ली सियून की आंखों में झटका दिखा, लेकिन ली सियून ने इस हमले को नजरअंदाज करते हुए सीधे अपनी तलवार से वार किया और मेरे हमले को काट दिया। मुझे पता था मैंने ली सियून को हिट नहीं किया है, इसीलिए मैंने उससे दूरी बनाए रखने के लिए तेजी से पीछे हटा। ली सियून के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। उसके अभी के वार ने साफ तौर पर उसे डॉज करने में असमर्थ छोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर भी बच सकता हूँ। और तुम पर वह काली एनर्जी क्या है? तुमने बस इसी काली एनर्जी से मुझ पर हमला किया था, है ना? लेकिन इसे मेरी तलवार ने काट दिया। मैंने धीरे से कहा, ये पैराडॉक्स फ्लेम है। ये एबिलिटी मेरी आखिरी ताश का पत्ता है। उस दूसरी दुनिया में ये मेरी अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली स्पेशलिटी थी। ये ताकत वह भी है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। ये काली लॉ साधारण लॉ से अलग है। कपड़े अभी भी बरकरार है। इसकी वजह ये है कि यह काली लॉ मैटर को जला नहीं सकती, बल्कि हर लॉ अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके जलती है, जिन्हें मैं निर्दिष्ट करता हूँ। मेरी वर्तमान आउटपुट क्षमता के साथ मैं उच्च इग्निशन पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट्स को नहीं जला सकता, जैसे खुद की यादें या तर्क शक्ति। अगले ही पल मेरी काया उग्रता से आगे बढ़ी। मेरे हाथ में भाला घुमाते हुए सनसनाहट हुई। मैं अभी जो जला सकता हूँ वह सिर्फ मेरी थकान है। इसने ली सियून को चौंका दिया। तुम्हारी रफ्तार तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई लग रही है। क्या तुम हमारी अभी की लड़ाई में अपनी ताकत छुपा रहे थे? मैंने ली सियून की बात नजरअंदाज कर दी। मेरा शरीर टेलीपोर्ट होने जैसा चला गया, उसके सामने आ गया और तेजी से भाले से वार किया। ली सियून की आंखें अविश्वास से भरी थी। तुमने इतने कम समय में अपनी ताकत वापस कैसे हासिल कर ली? तुमने ये कैसे किया? जैसे ही ली सियून की बात पूरी हुई, उसका शरीर भी मैदान से गायब हो गया। सनसनाहट के साथ ली सियून मेरी तरह टेलीपोर्टेशन जैसी रफ्तार से मेरे सामने आ गई। हम दोनों ने एक साथ अपने हथियार घुमाए। खनखनाहट की आवाज लगातार हवा में गूंजने लगी, लेकिन ली सियून जितना लड़ती उतना ही कुछ गलत लगने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। हवा में मन्ना की सांद्रता लगातार उतार चढ़ाव कर रही थी। मैदान का सेटअप नहीं बदला है तो सिर्फ एक ही संभावना है, और इसका कारण मेरा पैराडॉक्स फ्लेम है। जैसे लॉ मैटर जलाने पर एनर्जी रिलीज करती है, पैराडॉक्स फ्लेम भी अमूर्त कॉन्सेप्ट्स जलाने पर मन्ना रिलीज करती है। मैं मन्ना का इस्तेमाल पैराडॉक्स फ्लेम जलाने के लिए करता हूँ, और पैराडॉक्स फ्लेम मेरी थकान को जलाकर और ज्यादा मन्ना पैदा करती है। ये एक अनंत चक्र है। अपनी थकान जलाने के बाद मैं फिर से थकान का इस्तेमाल पैराडॉक्स फ्लेम पैदा करने के लिए करूंगा। ये प्रक्रिया बार बार दोहराऊंगा। दूसरे शब्दों में, मेरी स्पेशलिटी लंबी लड़ाइयां में। लड़ाई जितनी लंबी होगी, विरोधी उतना ही कमजोर होता जाएगा, जबकि मैं हमेशा आधी थकान वाली स्थिति में विरोधी से लड़ता रहूंगा। इसी वक्त ली सियून अचानक मेरे सामने प्रकट हुई, तलवार घुमाने की मुद्रा बनाते हुए। तलवार की खनखनाहट के साथ ली सियून के अभी के वार ने सीधे मैदान का फर्श तोड़ डाला। हालांकि ये वार मुझे नहीं लगा। ली सियून ने धीरे से सिर उठाया। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? मैं धूल से बाहर आता हुआ धीरे धीरे चला। इस वक्त मैं किसी ऐसे इंसान की तरह लग रहा हूँ जो किसी दूसरे की टांग से बेतहाशा चिपका हुआ है, छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने खिलखिलाकर हंसी दी। मैं तुम्हारे साथ एक अट्रिशन वॉर लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे हार मानने को कह रही हो, मैं अभी भी जारी रख सकता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने ली सियून को टांगने लगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे जैसा कोई जो आगे पीछे का पता नहीं तुम्हारी पसंद बन पाया है। ली सियून की आंखों में एक थका हुआ भाव दिखा। वह इसीलिए ऐसी है क्योंकि वह मेरे लगभग बराबर स्तर पर मुझसे लड़ने के लिए अपनी ताकत दबाए हुए थी। अगर वह वाकई गंभीर होती तो शायद मुझे एक ही मूव में हरा देती। मुझे लगता है कोई भी किसी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो आगे पीछे का पता नहीं। जब तुम एक पेड़ जलाते हो तो बस राख बचती है। जो राख पहले ही जल चुकी है उसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता। इसी तरह पैराडॉक्स फ्लेम भी रेजिड्यू छोड़ती है। अगर सब कुछ जलकर सिर्फ राख रह जाए तो वह वक्त पैराडॉक्स फ्लेम के गायब होने का होगा, जो कि मेरी जिंदगी का अंत होगा। ली सियून ने अपने हाथ में टाइमर देखा। कुल 4 घंटे 17 मिनट। इस वक्त मैं पूरी तरह से ली सियून द्वारा पिट चुका था। उसने मुझसे बोला, तुमने काफी देर तक टिके रहे, क्या तुम अभी भी लड़ना जारी रखना चाहते हो? हालांकि मैंने सीधे हार मान ली। कृपया मुझे बख्श दो। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। मेरी हार मानने की वजह से इस मैच का विजेता ली सियून घोषित कर दिया गया। इसी वक्त ली सियून ने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाला। जब उसके सबऑर्डिनेट्स ने यह लॉलीपॉप देखा तो सभी हैरान रह गए। ली सियून ने लॉलीपॉप मेरी ओर उछाल दिया। लॉलीपॉप के साथ साथ एक बिजनेस कार्ड भी था। ये तुम्हारी कठिन लड़ाई का मेरा इनाम है। मैंने अपना बिजनेस कार्ड भी डाल दिया है, याद रखना, मुझे कॉल करना। मैंने बिजनेस कार्ड उठाया और देखा। उस पर लिखा था, टीम पार्टनर
हेडहंटर ली सियोन। ली सियोन ने मुझसे चुपचाप कहा, बाकी डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छे से आराम करने के बाद मुझे कॉल करना। 2.5 घंटे बाद मैं ली सियोन द्वारा दी गई लॉलीपॉप को काट कर चबाता हूँ। मेरे सामने स्मार्टफोन देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मेरे जमाने में वे मुझे सिर्फ हाथ से लिखे कागज के सर्टिफिकेट ही दे सकते थे, लेकिन यह फोन न सिर्फ पहचान साबित करता है बल्कि इसमें सेकंड हैंड इक्विपमेंट बेचने के लिए खास एप्स भी है, प्लस मैसेजिंग और कॉलिंग फंक्शंस। यह मुझे उस दूसरी दुनिया की याद दिलाता है जहां मैं रहा था। ये थोड़ा लंबी दूरी की कम्युनिकेशन मैजिक जैसा लगता है। इसी पल एक विशालकाय आदमी मेरे सामने आता है। आप हंटर हो चांसुक है ना? आप कैमरे पर देखने से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। यह लड़का निश्चित रूप से 2 मीटर से ज्यादा लंबा है और इस शख्स के मुझे ढूंढने के बाद वह मुझे एक बिजनेस कार्ड भी देता है। उस पर लिखा है ताइबाक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसका नाम है ली सियोंग यून। मुझसे मिलने का उसका मकसद मुझे उसकी टीम में शामिल करना है। अगर मैं उसके तहत काफी अनुभव जमा कर लूं तो उसे लगता है मैं जरूर चमकूंगा। मैं उसके चेहरे के भाव देखता हूँ, वह झूठ नहीं बोल रहा लगता, लेकिन ली सियोंग यून के चेहरे के भाव अचानक याद आते हैं। उस समय उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा दिखाई दी थी। उसने मुझे कहा था कि अच्छे से आराम करने के बाद जरूर कॉल करना, इसीलिए मैं ली सियोंग यून का बिजनेस कार्ड रख लेता हूँ। आखिर मेरी पहले से ही एक कमिटमेंट है, इसीलिए मैं अभी उसे डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे फैसला करने से पहले सोचना होगा। ये कदम ये सोंग यून को जोर से हंसाता है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे तुरंत जवाब मांगूंगा? मैं तुम्हें सोचने के लिए काफी समय दूंगा। मुझे लगा वह एक आसान जाने वाला इंसान है, लेकिन फिर वह मेरे कंधे को पकड़ लेता है। इसी पल मैं सीधे उसकी अनफ्रेंडली आंखों में देखता हूँ। वह मुझसे कहता है कि ध्यान से सोचना और कहता है कि उसे विश्वास है मैं एक समझदार इंसान हूँ। यह कहने के बाद वह चला जाता है, मुझे अकेला खड़ा छोड़कर, और मैं अचंभित इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना डायरेक्ट होगा। अब मैं निश्चित रूप से उसकी गिल्ड में नहीं जाऊंगा, मैं इस पर विचार भी नहीं करूंगा। 10 मिनट बाद मैं ली सियोन को कॉल करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि उसे ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। वह मुझे एक एड्रेस भेजती है, हंटर एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर केबिन। वह मुझसे कहती है कि बस ऊपर आकर उसे ढूंढ लेना। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे सच में एड केबिन नाम की एक दुकान मिलती है। क्लर्क मुझे देखकर बेहद खुश होता है। आखिर मैं अब एक राइजिंग स्टार हूँ। एट द केबिन में आपका स्वागत है। अंदर वाला व्यक्ति काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आने को देखकर ली सियोन मुड़ती है और मुझे हाथ हिलाती है। ली सियोन को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या कुछ हुआ है? मैं उसे बताता हूँ कि अभी क्या हुआ। कोई मुझे अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए रिक्रूट करना चाहता है, एक विशालकाय लड़का। ली सियोन की एक्सप्रेशन कैल्म रहती है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह ताइबाक गिल्ड का ये सोंग ह्यून होना चाहिए। जब से ये सोंग ह्यून खुद आप में इंटरेस्टेड है, दूसरी गिल्ड्स नेचुरली आप पर डिजाइन नहीं रखने की हिम्मत करेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं खिलखिलाता हूँ। क्या आपकी गिल्ड भी उससे डरती है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहूंगा। हालांकि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये है कि ली सियोन असल में मुझे रिक्रूट करने की प्लानिंग नहीं कर रही। आप गिल्ड से बाहर के काम के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब एक फ्रीलांसर के रूप में यह मुझे इंटरेस्ट करता है। ऐसा लगता है ली सियोन दूसरों से थोड़ी अलग है। उसका मतलब है मुझे गिल्ड में शामिल हुए बिना भी गिल्ड मिशन कर सकता हूँ। ली सियोन जानती है ली सुंग यून शायद मुझे जूनियर पोजीशन देने की प्लानिंग कर रहा है। यह सुनकर मैं टेबल पर थप्पड़ मारता हूँ। वह मुझे सिर्फ जूनियर पोजीशन दे रहा है, फिर पार्टनर हंटर क्या होता है? तो अगला ली सियोन मुझे समझाती है गिल्ड से संबंधित हंटर रैंक आमतौर पर 3 प्रकार की होती है, जूनियर, सीनियर और पार्टनर। जूनियर और सीनियर हंटर्स पार्टनर हंटर्स द्वारा लीड की गई टीमों के होते हैं। आप उन्हें सैलरीड एम्प्लॉयज की तरह देख सकते हैं। पार्टनर हंटर्स फिक्स्ड सैलरी के बजाय गिल्ड शेयर्स के मालिक होते हैं। वे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हिस्सा बांट सकते हैं। शायद उन्हें और इंट्यूटिवली बिजनेस ओनर्स की तरह देखा जा सकता है। यह एक लॉ फर्म की तरह ही लगता है। ली सिन ने पहले सुना था कि जिस हंटर ने शुरू में हंटर गिल्ड स्थापित की थी उसने इसे एक लॉ फर्म के आधार पर मॉडल किया था। उसे लगता है मुझे जरूरी नहीं कि किसी गिल्ड में शामिल होकर जूनियर से सीनियर बनकर पार्टनर हंटर बनना पड़े। मैं समझता हूँ उसका मतलब क्या है। जब तक मैं काफी प्रतिष्ठा हासिल कर लूं और सम्मानजनक उपलब्धियां हासिल कर लूं, वे नेचुरली मुझे ढूंढते हुए आएंगे। यह लीसन को बहुत खुश करता है क्योंकि उसे लगता है मेरे साथ कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं है। हालांकि जो मुझे परेशान करता है वो ये है कि वह मुझे लगातार कैंडी क्यों दे रही है। मेरे बैठने के बाद से वह मुझे 2 दे चुकी है, लेकिन मेरे पास न तो कनेक्शन है और न ही संसाधन। मैं अच्छे कमीशन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसा लगता है यह बहुत मुश्किल होगा। ली सियोन कहती है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वह इस क्षेत्र में मेरी मदद कर सकती है और यह फ्री है। यह मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। मैं फ्री लंच जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो। इसी पल ली सियोन एक फोल्डर में हाथ डालती है। भविष्य में जब तुम पर्याप्त प्रसिद्ध जमा कर लोगे और किसी गिल्ड द्वारा भर्ती किए जाओगे, मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि तुम याद रख सको कि एक औरत ने एक बार तुम्हारी मदद की थी ताकि
मैं समझ सकूं कि वह मुझसे एक एहसान चाहती है। इसी पल ली सियून धीरे से अपने हाथ में फोल्डर को मेरी तरफ धकेलती है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? लेकिन तुम इसे करो या ना करो ये तुम पर निर्भर है। मैं फाइल खोलकर देखता हूँ। यह इंचियोन शहर का एक कमीशन है। एक जगह है जिसे ग्योडोंग द्वीप कहा जाता है, जहाँ उन्होंने 2 साल पहले एक करोजन रिफ्ट को क्लियर करने का प्रयास किया था, लेकिन वे फेल हो गए और वहाँ एक करोजन जोन बन गया। मैंने मूल रूप से सोचा था वह मुझसे करोजन रिफ्ट को क्लियर करवाना चाहती है। पता चलता है वह चाहती है कि मैं जोडोंग द्वीप का गश्त करूं, किसी भी अतिरिक्त करोजन गैप को चेक करूं और उन्हें खत्म करूं। मिशन 1 महीने बाद शेड्यूल है। वह मुझे 5 मिलियन अग्रिम भुगतान करेगी, सफलता पर अतिरिक्त 15 मिलियन। मैं डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर फेंक देता हूँ। ये जानलेवा काम है और भुगतान बिल्कुल उदार नहीं है। ली सियून एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाती है। अगर तुम्हें लगता है यह अनफेयर है तो और मजबूत बनो और एक नाम कमाओ। उस तरह तुम्हारी जेब भरी होने पर भी पैसा अंदर आता रहेगा। ली सियून सिर्फ यह जानना चाहती है कि मैं मानूंगा या नहीं। मैं धीरे से बोलता हूँ, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं वह इंसान हूँ जो सीमाओं को धकेलना पसंद करता है। 30 मिनट बाद 2 कारें हाईवे पर तेजी से चल रही है। ली सियून एक रहस्यमय आदमी के साथ कॉल पर है। वह उसे मेरा परिचय देती है। हो चांसिक एक सिविलियन है। उसने अनिवार्य वेपन चैंपियनशिप अपने बेयर हैंड से पास की। दूसरे छोर से आवाज एक न बुरा मूल्यांकन देती है। ये सुनकर ली सियून जोर से हंसती है। वह मूल्यांकन थोड़ा अनुचित है। उसने मेरे साथ पूरे 4 घंटे तक लड़ाई की। इस पर फोन की आवाज अविश्वास से भरी लगती है। क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम्हारी पावर दबी नहीं थी? ली सियून ठंडी हंसी देती है। मैं 10 साल से ज्यादा अनुभव वाली एक वेटरन हंटर हूँ। मेरा सारा अनुभव नर्क जैसी जगहों से बचकर आने से आया है। हकीकत में मुझे उसे आसानी से खेलना चाहिए था, फिर भी मैंने उससे 4 घंटे से ज्यादा लड़ाई की। ली सियून का अनुमान है कि अगर वह पुनर्जन्म ले भी तो शायद कभी मेरे जैसा राक्षस फिर न देख पाए। लेकिन चाहे तुम उसकी कितनी भी रेटिंग करो, क्या वह मिशन साफ तौर पर अनुभव वाले हंटर्स की मांग नहीं करता है? भले ही उसके स्किल्स उत्कृष्ट हो सकते हैं, क्या वह वेटरन हंटर्स के साथ टीम में परफॉर्म कर सकता है? इस बिंदु पर ली सियून उस व्यक्ति से कहती है कि चिंता न करे, क्योंकि उसने मेरे पक्ष में रहने के लिए पर्याप्त अनुभव वाले किसी को नियुक्त किया है। फिर वह व्यक्ति ली सियून से एक सवाल पूछता है, अगर वह लड़का तुम्हारे स्तर तक पहुंच जाए तो? ली सियून मुस्कुराती है। हालांकि यह कहना तुम्हें असंतोषजनक लग सकता है। अगर हो चांसाक मेरे स्तर तक पहुंच जाता है तो शायद बॉस भी उसका मुकाबला न कर पाए। 1 महीने पहले की बात है। हुकन ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय पैकेज उठाते हुए बड़बड़ा रहा था, ये चीज इतनी भारी क्यों है? आखिर इसने ऑर्डर क्या किया है? पैकेज देकर वो जल्दी से निकल गया। हॉलवे खाली हुआ तो हुकन ने दरवाजा खोला और पैकेज अंदर उठा लिया। कुछ देर बाद उसकी मेज पर एक लंबा सा काला केस रखा था, उसका नया वेपन। उसने दोनों हाथों से लैच खोला। एक शार्प क्लिक की आवाज आई। अंदर देखते ही उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। डिजाइन इतना परफेक्ट था कि देखते ही समझ आ गया ये स्पीयर उसकी हर एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा। कॉम्बैट में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में एक छोटी सी ग्रीन वायल भी आई थी। शार्प पोशन, इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड माना वाली चीज, बिल्कुल वैसे जैसे माना का वर्जिन एड्रेनालाइन शॉट हो। नॉर्मल हंटर्स माना को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पानी की मशीन। वे हवा से माना लेते हैं, शरीर में स्टोर करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। स्पिरिट पोशन बस इस पूरी प्रक्रिया को इंस्टेंट कर देता है। लेकिन हुकन का तरीका बिल्कुल अलग था। वो स्टोरेज फेस को स्किप करता था, हवा से माना डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके उसी पल इस्तेमाल कर लेता था। इस मेथड का फायदा साफ था, क्योंकि हुकन एम्बिएंट माना पर चलता था, इसीलिए उसके पास लगभग कोई हार्ड लिमिट थी ही नहीं। माना उसके शरीर में बार बार सर्कुलेट होता रहता था और जैसे जैसे वो फ्लो बढ़ता गया उसकी माना चैनल्स खुद ब खुद मजबूत होती गई। इससे फ्यूचर में ज्यादा पावर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। लेकिन डाउनसाइड भी था। चैनल्स के पूरी तरह मैच्योर होने से पहले वो सीमित मात्रा में ही माना कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए शॉर्ट विंडो में बड़े पावर बर्स्ट निकालना मुश्किल था और वेट करने का टाइम उसके पास नहीं था। तो सबसे सेफ ऑप्शन यही था कि थोड़ा माना पहले से स्टोर कर लिया जाए। पूरा वायल एक बार में पी लेना ही सही मूव था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो 1 महीने तक इसी तरह ट्रेनिंग करे तो वो रिक्वायर्ड लेवल तक जरूर पहुंच जाएगा। 1 महीने बाद सीन बदलता है। जादोंग आइलैंड, इंचियोन असेंबली पॉइंट पर पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। हर तरफ हंटर ही हंटर। स्टाफ ने हुकन का डेटा वेरीफाई किया और उसे स्क्वाड 8 में असाइन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो नंबर 8 वाले साइन बोर्ड के नीचे खड़ा था। बाकी हंटर्स आपस में एक्साइटेड टोन में बातें कर रहे थे। इस महीने की पे आउट सॉलिड होनी चाहिए, पता नहीं कब मूव आउट करेंगे। हुकन चुपचाप मेडिटेशन मोड में था। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो हानसंग आहा थी। उसके बाल अब छोटे थे। शायद उसे समझ आ गया था कि लंबे बाल कॉम्बैट में सिर्फ दिक्कत करते हैं। हानसंग आहा सीधे उसके पास आई, मिशन के लिए टीम अप करने। हुकन ने पूछा, इतने सारे हंटर्स हैं, मुझे ही क्यों चुना? वो बिना हिचके बोली, तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो और मैं तुम्हारा कॉम्बैट स्टाइल ऑब्जर्व करके सीखना चाहती हूँ। हुकन थोड़ा
स्पीचलेस रह गया। लगता है एक और बोझ मिल गया। अगर मेरी स्पीड पकड़ सकती हो तो साथ चलना। तभी स्टाफ ने बीच में बोलकर उनकी बात काट दी। स्क्वाड 8 रेडी है, मिशन ब्रीफिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, इसीलिए बेसिक्स भी रिपीट होंगे। वेटरन हंटर्स एडजस्ट कर ले, उसने बताया। कोरोजन रिफ्ट्स लेवल 1, 2, 3 और अनरेटेड होते हैं, और जितना लेवल 1 के करीब उतना ज्यादा डेंजरस। पहला रिफ्ट हमेशा अल्फा कहलाता है। गैदोंग आइलैंड पर अल्फा रिफ्ट इंजरी के उत्तर में चर्च के पास है। अनरेटेड का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल और अवॉइड करने लायक। स्क्वाड 8 की असाइनमेंट थी विंग नियर रीजन में पेट्रोल करना, नए कोरोशन रिफ्ट को डिटेक्ट करना, और अगर दिखे तो तुरंत एलिमिनेट करना। टीम में से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, रूकी को रिफ्ट क्लियरिंग पर भेज रहे हो, मजाक है क्या? स्टाफ ने इग्नोर किया और उन्हें सीधे ऑपरेशन जोन की तरफ ले गया। लोगों के बीच से हुकन ने सुना कि एरिया बहुत डेंजरस है और दूर से ही बोन चिलिंग एनर्जी महसूस होती है। उसे ये सब थोड़ा ओवर एक्टिंग लग रहा था। हान संग आहा ने अपनी ब्लेड के पीछे वाले हिस्से से उसकी जांग को हल्के से टैप किया, सिग्नल कि चलना है। ऑपरेशन शुरू हो चुके थे। स्टाफ ने आखिर में कहा, आइलैंड की कंडीशंस रियल टाइम में कंट्रोल रूम को भेजी जा रही है, इमरजेंसी में तुरंत कांटेक्ट करें। गुड लक। हंटर्स अपने डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंचकर टीम ने प्लानिंग शुरू की। एक हफ्ते में 2 रीजन कवर करने थे। तभी हुकन की आवाज ने डिस्कशन काट दिया। उसने अपने फोन पर मैप दिखाते हुए कहा, बेस वाजियो टेम्पल पर सेट करना बेहतर रहेगा, वहीं से बाहर ऑन प्रेट करेंगे। कुछ लोगों ने हॉस्टिलिटी में रिएक्ट किया। तू कौन होता है, कोई रुकी होकर आदेश देगा? टेम्पल ही क्यों, पहाड़ चढ़कर फंसना है क्या? हुकन ने कामली से समझाया, टेम्पल से पूरा इनर एरिया विजिबल है, बिल्डिंग सेफ है, रहने के लिए भी परफेक्ट है। ये फील्ड का बेसिक लॉजिक है। किसी ने सोचा नहीं, लेकिन उसकी बात ने लोगों को और भड़का दिया। हुकन ने कोल्ड लाफ दिया, हम लाखों दुश्मनों से घिरे नहीं हैं, पहाड़ पर कैसे सराउंड हो जाओगे? उनका गुस्सा और बढ़ गया। नो मैटर व्हाट, रूकी की नहीं सुनेंगे। हुकन समझ गया, चाहे दुनिया बदल जाए, बेवकूफ हर जगह मिलते हैं। उसने तुरंत फैसला लिया, स्प्लिट अप। वो अपना प्लान फॉलो करेगा, बाकी जो करना चाहे करे। उसे लगा था कि बस हान संग आहा उसके साथ आएगी, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी आ गया, किम मिंजे, जिसकी माना थोड़ी ज्यादा लग रही थी। क्यूरियस होकर हुकन ने वजह पूछी तो मिंजे बोला, दोनों रूकीज का अकेले जाना रिस्की है, इसीलिए मैं साथ आ रहा हूँ। हुकन ने सोचा, कम से कम टीम में एक सेंसिबल इंसान तो है। अचानक हुकन की नजर तेज हुई, कुछ गड़बड़ थी। उसने डायरेक्शन बदल ली और हाथ उठाकर दोनों को रुकने का सिग्नल दिया। फिर चुप रहने का इशारा करके बोला, मैं दूसरी तरफ चेक करता हूँ। किम मिंजे ने आगे झांक कर देखा और उसकी सांस अटक गई। करीब 50 मॉन्स्टर्स जंगल में दौड़ते हुए आ रहे थे। वो बोला, डिट्यूर मारकर निकल जाते हैं, सीधा भिड़ना सुसाइड होगा। हुकन ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। डोंट पैनिक, तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? किम मिंजे हिचक गया। हुकन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली शार्प हो गया। हंटर्स करप्टेड क्रिएचर्स से लड़ने के लिए ही होते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? आखिर में किम मिंजे ने बताया, मेरी एट्रीब्यूट फायर है और मेरा बेस्ट हमला फायर बॉल है। गुड, हुकन बोला, मेरे सिग्नल पर पहला अटैक तुम करोगे। किम मिंजे ठिठक गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हुकन इतने कामली 50 मॉन्स्टर्स पर सीधे अटैक का ऑर्डर दे देगा। एक पल के लिए वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि हुकन किस एंगल से सोच रहा है। वो अभी हुकन की प्लानिंग को पूरा प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि हान संग आहा ने पूछ लिया, अगर किम अटैक संभालेगा तो मैं क्या करूं? किम मिंजे की आवाज कांपी। 50 मॉन्स्टर्स, 3 लोग, जबकि बाकी हंटर्स अभी भी कोस्ट लाइन स्वीप कर रहे थे। रेडियो पर ब्लाइंडली कॉल मारना भी बेवकूफी होती। कोई गारंटी नहीं थी कि कोई हंटर टाइम पर पहुंच पाता, और अगर मॉन्स्टर्स इधर उधर फैल गए तो दूसरे स्क्वाड्स खतरे में पड़ जाते। किम मिंजे शांत हुआ। फिर उसे हुकन का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर लगने लगा। नजदीकी हंटर्स होते हुए भी शायद आज कोई उनकी मदद को नहीं दौड़ता, खासकर उस पहले के झगड़े के बाद। मतलब ये लड़ाई सिर्फ इन तीनों को ही फिनिश करनी थी। इस हालत में सरप्राइज अटैक ही उनका बेस्ट चांस था, और उसमें किम का फायरबॉल सबसे क्रिटिकल पीस था। हुकन ने टाइम वेस्ट किए बिना प्लान सेट कर दिया। किम मिंजे, सेंटर पर फायरबॉल मारो, मैं दोनों फ्लैंक्स ब्लॉक करूंगा, कोई भागने नहीं पाएगा। किम एक पल के लिए शॉक हो गया। प्लान इतना एक्यूरेट था कि जैसे हुकन पहले से हर आउटकम देख चुका हो, किसी सीजन वॉर जनरल जैसी वाइब। लेकिन ये आदमी तो रूकी दिखता था। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही मॉन्स्टर्स का बड़ा झुंड एक साथ जमा हुआ, वही सिग्नल था। किम ने बिना झिझक फायरबॉल छोड़ा। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर्स के रिएक्ट कर पाते उससे पहले एक ह्यूज ब्लास्ट ऑफ फ्लेम्स उनके बीच फट पड़ा। कुछ क्रिएचर्स सीधे राख बन गए, लेकिन किम को दूसरा स्पेल चार्ज करने के लिए टाइम चाहिए था। उसी विंडो में हुकन अकेले पूरी लाइन पकड़ने वाला था। किम ने हाथ माथे के पास जोड़े, माना कंप्रेस करते हुए। उसी वक्त हुकन आगे कूदा, इतना फास्ट कि आंख फॉलो नहीं कर सकी। उसकी आंखों में सीधी मर्डर इंटेंट जल रही थी। उसका एक ही मिशन था, मॉन्स्टर्स को वहीं रोक कर रखना और किम को अगला हमला चार्ज करने का समय देना। एक ही स्वीपिंग स्ट्राइक में हुकन ने कई रिफ्ट मॉन्स्टर्स काट डाले। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रोल्स की डिवीजन परफेक्ट होनी थी, और हुकन परफेक्ट टाइमिंग से काम कर रहा था। अचानक एक क्रिएचर
उस पर झपटा। हुकन ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा, सीधे वाइड आर्क में स्पीयर घुमाया और एक ही मोशन में कई मॉन्स्टर्स गिरा दिए। वो किसी भी कीमत पर किम मिंजे के पास कोई क्रिएचर नहीं पहुंचने देगा, लेकिन अकेले लाइन पकड़ना हमेशा नहीं चलता। उसे हान संग आहा की जरूरत थी। हुकन बोला, अब तुम्हारी बारी। अगले ही सेकंड एक मेटालिक ड्रॉ स्लैश की तेज आवाज गूंजी। हान संग आहा ने एक ही बार में 3 गॉब्लिन्स को तोड़ दिया। गहरी सांस लेते हुए बोली, डन। अब सारी उम्मीद किम मिंजे पर थी। उसी पल बड़ी मात्रा में ब्लेजिंग एनर्जी उठी। किम का दूसरा फायरबॉल तैयार था। हुकन ने हाथ उठाकर रोका, मैं हट जाऊं पहले, वरना तुम मुझे ही पका दोगे। जैसे ही हुकन क्लियर हुआ, किम मिंजे ने फायरबॉल दाग दिया। वो ब्लेजिंग मास ऐसे निकला जैसे कोई रनअवे बीस्ट और सीधा मॉन्स्टर्स के झुंड में घुस गया। एक्सप्लोसिव ब्लास्ट चारों तरफ गूंज उठा। हुकन इम्पैक्ट से पहले ही ऊपर छलांग लगा चुका था। ब्लास्ट की वजह से 2 मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुकन उन्हें जाने देने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में वो भी गिर चुके थे। जंगल का धुआं धीरे धीरे साफ हुआ। हुकन ने स्पीयर जमीन में गाड़ दिया। एम्बुश पूरी तरह सक्सेसफुल था, लेकिन तीनों की हालत साफ बता रही थी कि लड़ाई आसान नहीं थी। हुकन उनके टीम वर्क की प्रशंसा ही करने वाला था कि अचानक उसे पीछे कुछ अजीब लगा। मुड़कर देखा, किम मिंजे ने हैंडगन सीधी उसके सिर पर तान रखी थी, फेस टेंस और आंखें फोकस्ड। एक पल लगा कि वो उसे ही मारने वाला है, लेकिन फिर किम मुस्कुराया। मूव करोगे तो मेरी टारगेट लाइन ब्लॉक कर रहे हो। हुकन लिटरली स्पीचलेस रह गया। उसे लगा था कि ये बंदा उसे ही उड़ा देगा। अगले ही सेकंड किम ने 2 गोलियां चलाई और पीछे छिपे मॉन्स्टर को गिरा दिया। मॉन्स्टर्स के बॉडीज में माइक्रोचिप्स इम्प्लांट किए जा रहे थे। मिशन कंप्लीट होने के बाद साल्वेज डीलर्स आते जो कॉर्पसेस से यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स निकालते। चिप्स लगने के बाद बॉडीज उन्हीं के हवाले हो जाती। वो मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते, बेचते, कमीशन लेते और बाकी पैसा फॉलन हंटर्स के परिवारों को जाता। हुकन ने पूछा, क्या उन साल्वेज डीलर्स पर भरोसा किया जा सकता है? किम मिंजे ने कहा, अगर सही डीलर चुना जाए और पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे थे, पेड़ों के बीच एक मॉन्स्टर छिपा उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल उसने जोरदार हमला कर दिया। स्टोन फ्रैगमेंट्स चारों तरफ बिखर गए। हुकन बिना 1 सेकंड की देरी किए किम मिंजे को पकड़कर इम्पैक्ट जोन से बाहर उछाल ले गया। अगर वो एक पल भी लेट होता, दोनों बुरी तरह घायल हो जाते। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते ही हुकन ने किम को एक तरफ झटका और क्रिएचर की तरफ मुड़ा। किम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। अभी पूरी ग्रुप की कटाई की थी और एक नया मॉन्स्टर निकल आया। वो मॉन्स्टर अजीब सी शरीर में घुस जाने वाली हंसी हंसा। उसके मुंह में कई कतारों में टेढ़े मेढ़े घिनौने दांत चमक रहे थे। हुकन का चेहरा सख्त हो गया। ये साफ था, ये पहले वाले मॉन्स्टर्स का लीडर था। क्रिएचर ने इतना तेज घड़घड़ाता हुआ रोअर किया कि जंगल गूंज उठा। किसी को नहीं पता था कि वो बैकअप बुला रहा था या वार्निंग दे रहा था। हुकन ने दांत भींचे। अगर लड़ना था तो पहले ही अपने अंडरलिंग्स के साथ आ जाता। अब अकेले 3 को चैलेंज कर रहा है, ये सुसाइड है। बैट लीडर और जोर से हंसा। उसकी बॉडी में माना उफान मार रहा था। साफ था कि ये बाकी छोटे मॉन्स्टर्स से अलग लीग में था। हुकन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, स्टे बैक, इंटरफियर मत करना, इसे मैं अकेले संभालूंगा। मॉन्स्टर की स्पीड और पावर दोनों इंसान है। अगर वो करीब आ गया तो कोई नहीं बचेगा। हान और किम वहीं जम गए, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर को 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। हुकन ने गरज कर कहा, घर जाओ, एक बार बोल रहा हूँ, पीछे हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो दोबारा बोलने के लिए, वरना घर लौटते वक्त सिर अलग मिलेंगे। उनके बदन में सिहरन दौड़ गई। ये बोलने का तरीका डर पैदा कर देने वाला था। हुकन ने स्पीयर घुमाया और फिर आदेश दिया, गो, अभी हटो, सोलो फाइट करूंगा तभी फुल पावर निकाल पाऊंगा। फिर वो दहाड़ा। अगले ही पल हुकन और बैट लीडर की टक्कर जंगल में गूंज उठी। हान मदद करने बढ़ी, लेकिन किम ने उसे रोका। हम सिर्फ उसे स्लो करेंगे। और सच में हुकन एक बार भी दबता नहीं दिखा। बैट लीडर की एक भी अटैक उसके बॉडी को छू तक नहीं पाई, सिर्फ उसके कपड़ों के किनारे तक नहीं पहुंची। हान ने गौर किया कि हुकन की स्पीड और परसेप्शन अनबिलीवेबल था। वो खुद भी इतने अटैक्स डॉज नहीं कर सकती थी। हुकन ने कमर घुमाते हुए एक और इनकमिंग स्ट्राइक को हवा में मिस करवा दिया और साथ ही काउंटर भी मारा। जहां उसका स्पीयर गुजरता वहां काली आग की लपटें उठती। जैसे जैसे काली फ्लेम्स बढ़ती जा रही थी, बैट लीडर धीमा पड़ता जा रहा था। बाहर से लड़ाई खतरनाक लग रही थी, लेकिन सच में हुकन उसे खिलौने की तरह खेल रहा था। हान का दिमाग सुन्न हो गया। क्या हुकन सच में रूकी हंटर था या किसी बैटल हार्डन वेटरन की तरह ट्रेंड था? उसी समय बैट लीडर ने उछलकर एक बड़ा अटैक किया। हुकन हल्की हंसी हंसा। परफेक्ट, देखता हूँ तुम वर्थ हो भी या नहीं कि मैं ऑल आउट जाऊं। हुकन अचानक जमीन पर पीछे की तरफ स्लाइड हुआ, डिस्टेंस बनाते हुए। फिर उसने स्पीयर को सीधा हवा में फेंक दिया। हान सन्न रह गई। ऐसे टाइम पर अपना वेपन ऊपर फेंक दिया। क्या सोच रहा है ये आदमी? ऊपर से स्पीयर गिरना शुरू हुआ। बैट लीडर हुकन की तरफ फुल चार्ज में बढ़ रहा था। किम भी शॉक में था। सबसे खतरे के मोमेंट पर वेपन फेंक दिया। मॉन्स्टर डिस्टेंस क्लोज कर चुका था, लेकिन हुकन शांत खड़ा था। हुकन ने समय बर्बाद नहीं किया। स्पीयर निकालकर कई बार उसके सिर में घोंप दिया ताकि वो दोबारा ना उठ सके। किम स्तब्ध खड़ा था। अभी एक मोमेंट पहले लगा था हुकन मरने वाला है और अगले ही पल मॉन्स्टर
मॉन्स्टर मर चुका था। हुकन ने कामली पूछा, ये सच में नॉर्मल है ऐसे मॉन्स्टर का यहाँ मिलना? किम भी उलझ गया, ये क्रिएचर करप्शन कोर यूनिट भी नहीं था। अगर ये जगह करप्शन जोन है तो इसे मिनिमम लेवल 3 होना चाहिए। करप्शन यूनिट की 4 लेवल होती है और ब्रीफिंग में कहा गया था कि ब्रिज ईस्ट आइलैंड का अल्फा कोरोजन रिफ्ट अनरेटेड है। मतलब सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बचती थी। अल्फा कोरोजन रिफ्ट लेवल 3 तक एस्केलेट हो चुका है। इसकी खबर तुरंत भेजनी जरूरी थी। हान थोड़ा हिचकी, लेकिन हुकन ने कहा, सोच कर देखो, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा। किम का चेहरा काला पड़ गया। अनरेटेड और लेवल 3 के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। मतलब आइलैंड पर ज्यादातर हंटर्स शायद जिंदा वापस नहीं जाएंगे। किम ने कहा, हमें पहले बाकी हंटर्स को रेस्क्यू करना चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ से शायद लेवल 3 संभल जाए। हुकन ने तुरंत मना कर दिया, मैं पूरे आइलैंड में हर हंटर को ढूंढ कर नहीं बचा सकता, मेरी भी लिमिट है। उसने बहुत साफ टोन में कहा, हमारा मिशन रेस्क्यू नहीं है, हमारा काम है कोरोजन रिफ्ट्स को खोजना और खत्म करना। इस काम में कैजुअलिटीज अनअवॉइडेबल है। हान ने पूछा, अगर तुम डेंजर में होते तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बचाए जाने की उम्मीद होती? क्या तुम इनजस्टिस, एंगर और डेस्परेशन फील नहीं करते? हुकन का चेहरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। तुम उन्हें बचाना चाहती हो मरे हुए लोगों की मेंटालिटी से। वो इमोशंस को इंसल्ट नहीं कर रहा था, वो आउटकम की बात कर रहा था। अगर बचाने जाना है जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे मजबूर मत करना कि मैं भी वही करूँ। हुकन की आवाज ठंडी थी। ये नाइफ सेवियर वाली थिंकिंग छोड़ दो। कुछ डेथ्स ऐसी होती है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर मेरे सामने एंड आया तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, मरने की रिजॉल्व के साथ। लेकिन अगर हम कुछ लोगों को बचाने में टाइम वेस्ट कर दें और कोरोजन रिफ्ट बड़े पैमाने पर फैल जाए तो असली गुनाह वही होगा। ऐसी हालत में सबसे डेंजरस चीज होती है हेसिटेशन। उन तीनों ने समझ लिया था कि अगर वे ऐसे ही इमोशनल माइंडसेट के साथ मिशन करते रहे तो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। रात होते ही टीम ने एक छोड़ा हुआ टूटा फूटा घर ढूंढा और उसे अपना टेम्पररी शेल्टर बना लिया। घर पूरा खाली था। अंदर कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई करप्टेड क्रिएचर यहाँ छिपा हो। किम मिंजे ने एरिया अच्छे से चेक किया। बस डिम लाइट्स के अलावा कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उन लाइट्स की वजह से वे बाकी हंटर्स की अप्रोक्सीमेट लोकेशन ट्रैक कर पा रहे थे। मगर हुकन की नजरों में ये लाइट्स एक खतरा थी, क्योंकि इससे उनकी खुद की लोकेशन भी एक्सपोज हो रही थी। अगर छोटे मोटे एनिमीज हो तो चल सकता था, पर अगर बैट लीडर जैसा कुछ आ गया तो सीधा बवाल। हुकन ने अपना फोन निकाला और बाकी हंटर्स को वार्निंग भेजी। ये स्क्वाड 8 है। रिसेंट एनकाउंटर्स के आधार पर अल्फा कोरोजन रिफ्ट शायद लेवल 3 तक एस्केलेट हो चुका है। लाइट्स को बिना सोचे मत जलाओ, इससे हाई रिस्क टारगेट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। कोरोजन रिफ्ट का कोर नष्ट होते ही उस पर डिपेंड सारे क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं। बिना एनर्जी सोर्स के पूरा करप्टेड जोन खुद ब खुद कोलैप्स हो जाता है। यही सोचकर हुकन को मिशन सरप्राइजिंगली आसान लगा। उतना मुश्किल नहीं जितना बाकी हंटर्स ने बताया था। बस टाइम सही होना चाहिए, फिर वो कोर को खुद फिनिश कर देगा। सबके सोने के बाद उसने उनके पास एक अलार्म रिमोट रख दिया, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर आए तो उसे तुरंत पता चल जाए। फिर वो अकेले ही जंगल में चला गया। जंगल में उतरते ही वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। अल्फा रिफ्ट की लोकेशन वो पहले ही ब्रीफिंग में कंफर्म कर चुका था। तो उसे लगा कि ये नाइट ऑपरेशन स्मूथ रहेगा, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जंगल के भीतर से किसी भारी चीज की मूवमेंट आ रही थी। वह तुरंत रुक गया, नजरें सामने टिक गई, और तभी वह आया, एक बेहद भयानक, असहज कर देने वाला लाफ पेड़ों के बीच गूंजता हुआ। हुक्कन का चेहरा सख्त हो गया। मैं जानता था सब कुछ ज्यादा स्मूथ लग रहा था। उसने बिना सोचे अपने फ्लेम्स एक्टिवेट किए, पर जैसे ही उसने सामने देखा, ये वो मॉन्स्टर नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके सामने खड़ा क्रिएचर बिल्कुल अनजान था। उसका विशाल ऊंचा शरीर बैट लीडर से कई गुना बड़ा। उसी समय हंटर एसोसिएशन HQ में हड़कंप मच गया। स्क्वाड 5 के कई मेंबर्स का सिग्नल गायब, यानी शायद डेड। बाकी स्क्वाड से भी कैजुअलिटी रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। डैम इट, आखिर उस एरिया में हो क्या रहा है? हेड ऑफिसर कम्युनिकेशन सेंटर की तरफ दौड़ा। रीइंफोर्समेंट्स मांगे गए और सारे हंटर्स को हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रेस कॉल भेजा गया। और तभी एक और अलर्ट आया, कोई अल्फा कोरोजन रिफ्ट के कोर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लीडर ने तुरंत कांटेक्ट करने का आदेश दिया। उसे रोक दो, आगे बहुत खतरा है। हंटर का नाम स्क्रीन पर आया और HQ पूरी तरह फ्रीज हो गया। हुकन, स्क्वाड 8, मतलब वो पहला हंटर था जिसने कोरोजन कोर को लोकेट कर लिया था। HQ ने तुरंत उसका लाइव फीड खोला। स्क्रीन पर दिखा हुकन जान बचाकर भाग रहा था और पीछे एक मॉन्स्टरस क्रिएचर उसे पागलों की तरह चेस कर रहा था। वो चीज इतनी बड़ी थी कि उसके कदमों से जमीन हिल रही थी। हुकन की आवाज रेडियो में फट पड़ी, जो चीज पीछे दौड़ रही है वो ऑब्सर्डली पावरफुल है। मैं जिंदा हूँ, बस किस्मत से। भागते हुए हुकन ने चिल्लाया, ये एरिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोगों को भेजा गया था ना? वार्निंग कहाँ थी? वापस गए ना? सबके गले में ये कोरोजन कोर घुसा दूंगा। HQ के स्टाफ अवकट हो गए। फिर सबने उसकी ऑडियो म्यूट कर दी। बस
ये पता चल जाए कि ये जिंदा है, वही काफी है। हुकन जानता था कि ब्रूट फोर्स से वो इस मॉन्स्टर को किल नहीं कर सकता, उसे टाइम लेकर क्रिएचर को कमजोर करना होगा, फिर एक डिसीजिव स्पीयर स्ट्राइक। लेकिन ये बीस्ट कोलैप्स होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डे टाइम फाइट में बैट लीडर को हराने के लिए उसने जादोंग आइलैंड से बहुत ज्यादा माना ड्रेन कर लिया था। इस वजह से अब आइलैंड छोड़ना पॉसिबल ही नहीं था। उसे अर्जेंटली माना रिचार्ज करना था और तभी उसे वो चीज दिखी जिसकी उसे तलाश थी। जमीन में एक पिच ब्लैक होल खुला हुआ था, जैसे कोई बॉटमलेस एबिस। हुकन एक पल भी नहीं रुका, सीधा उस गड्ढे में कूद पड़ा। गिरते हुए उसने पीछे मुड़कर उस मैसिव क्रिएचर को प्रोवोक भी किया। चल बैठ, जल्दी, मुझे कुछ चेक करना है। इसी के साथ हंटर HQ का सिग्नल गायब हो गया क्योंकि वह अल्फा कोरोजन कोर के अंदर जा चुका था। रिपोर्ट मिलते ही HQ लीडर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बहुत बुरा है, बहुत। कोर के अंदर उतरते ही हुकन को एक और शॉक मिला। अंदर बिल्कुल साफ था, जैसे कोरोजन फैला ही ना हो। उसने भौहें सिकोड़ ली। पहले के डेटा के मुताबिक टीयर 5 और टीयर 3 वाले कोरोजन कोर्स कभी इतना तेज नहीं फैलते थे, तो फिर टीयर 1 और टीयर 2 आखिर कितने एक्सट्रीम होंगे। कुछ ही पलों बाद हुकन ने कोरोजन रिफ्ट की बाउंड्री मिटा दी। अब असली थ्रेट उसका इंतजार कर रहा था, वो असली हैवी वेट। हुकन वैसे लड़ाई के पीछे ऑब्सेस्ड रहने वाला आदमी नहीं था, लेकिन अगर कोई उसे बार बार प्रोवोक करे तो उसकी पेशेंस टूट जाती थी। धीरे धीरे उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ लिया। पैराडॉक्स फ्लेम की सबसे बड़ी कमी थी उसका अनकंट्रोलेबल स्प्रेड। वो फ्लेम हर लिविंग बीइंग और एंडेड बीइंग को नुकसान पहुंचाती थी। हुकन को छोड़कर एलाइज भी सेफ नहीं रहते। इस कारण पैराडॉक्स फ्लेम उतनी ही डेंजरस थी जितनी पावरफुल। अगर फ्लेम उस लेवल से ऊपर चली जाए जिसे वो कंट्रोल कर सके तो उसे इसे इस्तेमाल करना बंद करना ही पड़ता। ये लिमिटेशन अनअवॉइडेबल थी। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। हुकन ने बिना देर किए अपना स्पीयर आगे बढ़ा दिया। क्रिएचर एक चीख निकालकर वहीं जम गया। हुकन हल्के से मुस्कुराया। जॉब डन। उसने तुरंत आसपास की हवा से माना खींचना शुरू किया। उसे कंप्रेस करके शरीर में स्टोर किया। माना उसकी बॉडी के हर कोने में दौड़ गई। उसके चैनल्स खुल गए और मजबूत हो गए। उसने लंबी सांस छोड़ी। उसके साथ हल्की डिमोनिक एनर्जी भी बाहर निकली। परिणाम उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। तभी अचानक आसमान में दरारें पड़ने लगी। हुकन ने ऊपर देखा, बिल्कुल अनफेज्ड। ओ, लगता है और आने वाला है। कुछ ही देर में पहले वाले जैसे कई मॉन्स्टर्स रिफ्ट से बाहर निकले, लेकिन अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। हुकन की बॉडी रिफाइनमेंट पूरी हो चुकी थी। ये लेवल के दुश्मन अब उसके लिए थ्रेट नहीं थे। सातों मॉन्स्टर्स सीधा उसकी तरफ दौड़े। हुकन ने स्पीयर को हल्का सा झटका दिया और हंसा। इतने ब्रेनलेस, अभी भी लगता है नंबर्स कुछ कर लेंगे। अगले ही पल उसके शरीर से फूटी माना ने उन सातों को चीर कर बिखेर दिया। एक भी उसके करीब नहीं आ पाया। हुकन अब पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर था, लेकिन अपनी दूसरी जिंदगी की असली ताकत की तुलना में ये अभी भी सिर्फ 1% था। तभी उसके पीछे एक शैडो प्रकट हुई, स्नीक अटैक करते हुए। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये इतना पास कब आ गया? अटैक शुरू होते ही उसने एक झटके में खुद को पीछे खींच लिया। क्रिएचर का शरीर ह्यूमनॉइड था, लेकिन सिर चूहे जैसा। उसका कोरोजन कोर बिल्कुल अलग स्तर का था। डर की जगह हुकन इंट्रिग्ड महसूस कर रहा था। देखते हैं ये कितने चेन स्ट्राइक्स झेल सकता है। अगले ही सेकंड हुकन तेजी से आगे बढ़ा। उसका स्पीयर भारी ताकत के साथ घूम रहा था। उसने एक वार किया। राइट हेडेड क्रिएचर ने उसे सीधा रोक लिया और उसे मॉक भी किया। टू स्लो। उसे पता नहीं था कि हुकन ने फुल स्पीड का इस्तेमाल ही नहीं किया था। फिर भी उसका हथियार क्रैक हो गया। हुकन ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, ट्विन मून स्पीयर, फर्स्ट स्ट्राइक, पियर्स। अगले ही पल क्रिएचर उसके माना ब्लास्ट से पीछे उछल गया। हुकन ने तुरंत एडवांटेज लिया और क्रिएचर को दबाना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो समझ ही पाता कि हुआ क्या। ट्विन मून स्पीयर उसकी खास टेक्निक थी। हर अटैक एक ब्लू ट्रेजेक्ट्री छोड़ती थी, जो पहले वार को बिल्कुल उसी एंगल से 4 बार दोहराती थी। अगर हुकन सिर्फ ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके मारता तो वो बेसिक टेक्निक होती 4 कंफर्म हिट्स। लेकिन उसका असली हमला उन स्ट्राइक से अलग था। उसकी ब्लू ट्रेजेक्ट्रीज खुद हमला कर सकती थी, जैसे ट्विन डिमोनिक बूमरैंग्स, जिनसे डॉज करना लगभग इम्पॉसिबल था। इस तरह के डिलेड कॉम्बो के खिलाफ राइट हेडेड क्रिएचर के पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं था। जल्दी ही क्रिएचर फिर से चूक गया। जैसे ही उसने एक ओपनिंग छोड़ी, हुकन उसे खत्म कर सकता था। अब सब खत्म करने का समय आ गया था। अगले ही सेकंड हुकन ने रिलेंटलेस वॉर छोड़ दिया। हर बार 4 बार गूंजता क्रिएचर का शरीर कोलैप्स की कगार पर पहुंच गया। थोड़ी देर में उसका सिर भी आधा हो चुका था, लेकिन क्रिएचर अभी भी नहीं मान रहा था कि ये अंत है। हुकन एक और हमला करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में अचानक एक बॉक्स प्रकट हुआ। उसने जल्दी से उस बॉक्स को खोला और अंदर जो देखा, उसे देखते ही वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। सीन बदलता है। लीडर के पास अब कोई जवाब नहीं था। हालात उसके कंट्रोल से बहुत आगे निकल चुके थे। क्या ये वाकई अंत है? उसकी आंखों में डिस्पेयर भर चुका था। तभी एक सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए अंदर आया, सर आपको ये देखना होगा। अभी अभी अल्फा को रीजन के अंदर से एक हंटर का मैसेज आया है। लीडर ने तुरंत मेन स्क्रीन पर स्विच किया। हर चैनल एक ही मैसेज दिखा रहा था,
था, हुकन का। मैसेज में लिखा था, कोरोजन कोर का सिग्नल पूरी तरह वैनिश हो चुका है, इरेडिकेटेड, और हंटर को दिख रहे सारे कोरोजन एंटिटीज गायब हो चुके हैं। लीडर शॉक में था, उसके सामने लिटरल मिरेकल हुआ था। मैसेज भेजकर हुकन ने लंबी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, बहुत सारे सितारे दिखाई दे रहे थे। 2 मिनट पहले रिफ्ट से मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज निकल रही थी। हान संगा और उसकी टीम उसी वक्त जंग में बिजी थी। वो पहले ही कई जगहों से जख्मी हो चुकी थी। उसकी तलवार अब मुश्किल से ही थामी जा रही थी, बाजू कांप रहे थे, मगर अगले ही पल कहीं से जुनून लेकर उसने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को सहारा दिया, जोर लगाकर तलवार की पकड़ मजबूत की। उसकी आंखें सामने मॉन्स्टर्स पर गड़ी हुई थी। उनकी तादाद दिन के वक्त से कई गुना ज्यादा थी। सबसे अहम बात, जब वो लोग उठे थे तो मुझे वहां नहीं पाया था। उसी वक्त किम मिन जो उसके पीछे से आवाज लगाता है, मिस हान, क्या लगता है हम जिंदा वापस जा पाएंगे? मुझे थोड़ी डर लग रही है। और यार, उसका डरना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सामने मॉन्स्टर्स का रेला था। अगर ये सब एक साथ अटैक कर देते तो उन्हें रौंद कर रख देते। हान संघा ने पलटकर किम मिंजे को देखा। लग रहा था वो भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वो जिंदा वापस जा पाएगी या नहीं, या कब तक टिक पाएगी, लेकिन वो अभी गिर नहीं सकती थी। अगले ही पल एक भद्दा सा मॉन्स्टर हान संघा पर अटैक करने दौड़ा। हान संघा की नजर बेहद तेज थी। वो थोड़ा झुकी और उसके हाथों में बिजली की पावर सीधी भड़क उठी, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी टांगों में कोई सेंसेशन नहीं बचा था। उसे पता नहीं था कि ये कब हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब 3 मॉन्स्टर उस पर चार्ज कर रहे थे। उसी वक्त किम मिंजे बेहद बेचैन था, लेकिन उसमें सपोर्ट देने की ताकत नहीं बची थी। मॉन्स्टर हान संघा की गर्दन पर हमला करने वाला था। किम मिंजे अपनी आंखें बंद करने की सोच रहा था। वो आगे जो होने वाला था वो देख नहीं सकता था, लेकिन 5 सेकंड गुजर गए और जो चीख उसने सोची थी वो नहीं आई। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक हैरान कर देने वाला सीन दिखा। उनके सामने के सारे मॉन्स्टर पूरी तरह गायब हो चुके थे, धूल में मिल गए थे। अगले दिन मैं उनसे ग्योडोंग आइलैंड पर हंटर असेंबली पॉइंट पर मिला। ये सीन देखते ही मेरा चेहरा पल भर में उतर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग जख्मी होंगे। क्या मेरे न होने पर कोरोजन रिफ्ट ने उत्पात मचा दिया था? मुझे आता देख सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तूने सच में अकेले लेवल 3 का कोरोजन रिफ्ट क्लियर कर लिया? लेकिन मेरे दुबले पतले फ्रेम को देखकर मैं बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं लेवल 3 का रिफ्ट क्लियर कर सकता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा तो टीम 8 के मेंबर मिले। किम मिन जे तो सच में सदमे में था। उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं अकेले कोरोजन रिफ्ट का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। मैंने ठंडी हंसी हंस दी। चलो यूं समझ लो कि मेरा दिल मेरे बदन से पहले हरकत में आ गया। बस अपने साथ ही हंटर्स को बचाना था। जब सब इतना स्मूथ चल रहा था तो मुझे अच्छा बनने में ही भलाई थी। मुझे अपनी पुरानी विलन वाली इमेज को जल्दी से जल्दी धोना था। उसी वक्त किसी ने पीछे से आवाज लगाई। उसने अपना परिचय पार्क जोंगताई के तौर पर दिया, जो कोरियन ऑपरेशंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर था। मैंने उसे एक नजर देखा और पूछा, तू ही मुझे यहाँ लाया है? उसने कहा, मुझे उसके साथ चलना है क्योंकि मेयर मुझसे मिलना चाहता था। मुझे याद नहीं कितनी बार इस तरह बुलाया गया हूँ। लोगों को हुक्म चलाना ये तो इन बूढ़ों की आदत में शुमार है। वैसे बात करते करते मुझे एक बात याद आई। कॉन्ट्रैक्ट में लेवल 3 रिफ्ट क्लियर करने का कोई कंपनसेशन नहीं था। जब आया ही हूँ तो चलो प्राइस पर भी बात कर लेते हैं। गाड़ी से उतरते ही एक और आदमी मेरे पास आया और उसने ग्रीट किया। उसने अपना नाम ली बिगजे बताया, जो कोन ऑपरेशन लाइजन स्पेशलिस्ट था। चलते हुए उसने बताया, मेयर साहब इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें जो डोंग आइलैंड की रिपोर्ट सुबह मिली तो वो हैरान रह गए। मेयर साहब ने फौरन मुझसे ये मीटिंग अरेंज करवाई और अपना सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया, बस आपसे ठीक से बात करने के लिए। एक रूकी का अकेले लेवल 3 रिफ्ट को तबाह करना फर्स्ट जनरेशन हंटर्स के बाद से नहीं देखा गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे पहले भी किसी ने ये कारनामा किया था। वो लोग बहुत पावरफुल रहे होंगे। कुछ ही देर में मैं मेयर के दफ्तर पहुंच गया। एक मोटे से दिखने वाला आदमी मेरे सामने आया। वेलकम, मैं पार्क जॉन हूँ, इस शहर का मेयर। तुम्हें अचानक बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। उसने मुझे अपने कैफे में चलने को कहा, बैठकर ठीक से बात करने के लिए। इंचियोन के मेयर होने के नाते जो डोंग आइलैंड का मामला उसके लिए बड़ा सिरदर्द था। महंगी गिल्ड कंपनियों को हायर करके इससे निपटना बहुत मुश्किल था। मैंने एक कप चाय पी और मन ही मन सोचा, अगर इस मेयर से अब भी कुछ पैसे ऐंठ लूं तो मजा आ जाए। जब उसे पता चला कि मैं अभी भी रुकी हूँ तो उससे मुझ पर गर्व होने लगा। ये बात मुझे कंफ्यूज कर गई। चीजें ऐसी कैसे हो गई? असल में इंचियोन एच नेशन के कोर रीजन में से एक है। इंचियोन एयरपोर्ट की शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत अनकाउंटेड लॉजिस्टिक्स यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा फ्री इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की वजह से सोंगडो और चोंगना जैसे इंटरनेशनल सिटीज ने कई विदेशी इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है, जिससे चॉइसेस मुश्किल हो गई है। इंचियोन इंटरनेशनल सिटी के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल फ्लो होता है। मटेरियल्स एयरपोर्ट के रास्ते ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये तुम्हारे हंटर के रास्ते को स्मूथ और बिना रुकावट के यकीनी बनाएगा। उसी वक्त मैंने उसे बीच में रोका, क्योंकि मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता था। जब तुम इतना बढ़िया सपोर्ट दे रहे हो तो शायद मुझे भी कुछ रिटर्न देना चाहिए, जैसे गिरती अप्रूवल रेटिंग वाले मेयर को सफलतापूर्वक दोबारा इलेक्ट होने में मदद करना। मेयर खासा, तुम्हारी जानकारी सच में अच्छी है। आजकल के स्मार्टफोन में तो सब कुछ है। मैंने ऑनलाइन जानकारी देखी थी। उसका टर्म अगले साल की शुरुआत
शुरुआत में खत्म हो रहा था। करंट सिचुएशन देखते हुए आम सहमति यही लग रही थी कि दोबारा जीतने की उम्मीदें कम थी। मेयर के माथे पर पसीना आ गया। तुम सच में बहुत डायरेक्ट हो। असल में इस रिक्वेस्ट में भाग लेने के प्रोसेस में क्या इंचियोन सिटी गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं होती? पब्लिक नोटिस के विपरीत एक रूकी होने के नाते मुझे अंदर जाने के लिए मेयर की परमिशन की जरूरत थी। अगर वो इसे ठीक से हैंडल कर लेता तो घूमकर ये दावा कर सकता था कि उसने एक जीनियस डिस्कवर किया। लग रहा था वो मुझे अपनी स्टोरी में लिखना चाहता था और मेरा क्रेडिट चुराना चाहता था। मेयर ने पहले बताए इंफ्रास्ट्रक्चर का शुक्रिया अदा किया। मेयर होने के नाते उसके कई घरेलू और विदेशी कंपनियों से कनेक्शन थे। उसने टेबल पर रखे कॉफी पैकेज पर हाथ रखा। उदाहरण के लिए इस ब्रांड का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं तुम्हारा चेहरा पैकेजिंग पर लगवा सकता हूँ। बस यही नहीं, और भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसी वक्त मैंने उसे रोका। लगता है मैं तुम्हें बहुत सस्ता आदमी लगा, तुम मुझे ऐसे ही देखते हो, है ना? मेरी बातें सुनकर मेयर के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो थोड़ा अपनी इज्जत बचाने की स्थिति में नहीं लग रहा था। मैंने हाल ही में न्यूज देखी है, इस दुनिया को एक नए चेहरे की बेहद जरूरत है जो इस उदास माहौल को बदल सके। मेरी नजर पल भर में बदल गई। मेरा मतलब ये है कि तुम जो दे सकते हो वो तो मैं वैसे भी आखिर में अपने बूते ही हथिया लूंगा। क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? मेयर के पास कुछ और प्रपोजल थे, जैसे सेफ और हाई पेड कमीशन जो वो मुझे दे सकता था, लेकिन ये सारे प्रपोजल मुझे बिल्कुल बोरिंग लगे। मैंने मेयर की तरफ हाथ हिलाया और चलने को तैयार हो गया। प्लीज कॉफी स्पोक्स पर्सन को मेरी बधाई देना। मेरे मना करने की वजह से वो मॉडल इस कॉफी ब्रांड को एंडोर्स करता रह सकता है। दूसरी तरफ एक ब्रिज टनल के अंदर दो लोग थे। एक आदमी बोला, जोडोंग आइलैंड एक्सपेरिमेंट फेल लग रहा है। घुटनों के बल बैठा आदमी बस बार बार माफी मांग सकता था। लेकिन एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज सुनते ही आदमी के चेहरे में थोड़ी दिलचस्पी जगी। घुटनों पर बैठे आदमी ने जो गुड न्यूज बताई वो हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम की एक क्लिप थी। उसमें मुझे पैराडॉक्स फिल्म इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। आदमी ने वीडियो देखा और एक मुस्कान बिखेरी। सच में प्रभावशाली। ये रूकी इंचियोन जोडोंग आइलैंड मिशन पूरा करने के बाद महीने की पहली तारीख को नेशन वाइड मंथली हंटर रैंकिंग फिर से जारी हुई। ये भी वो पल था जिसका हर महीने हर कोई बेसब्री से इंतजार करता था। हर उम्र के लोग इस रैंकिंग के रिलीज होने का इंतजार करते थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस महीने नंबर 1 कौन होगा। हम हंटर्स भी इस रैंकिंग पर पूरा ध्यान देते थे। आमतौर पर रैंकिंग में बदलाव बहुत बड़े नहीं होते थे, बस पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट का काम करते थे। लेकिन इस बार अलग था। जल्द ही ये रैंकिंग हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मून जोंग ताई के पास पहुंची। प्रेसिडेंट, ये सितंबर की वर्ल्ड हंटर रैंकिंग रिपोर्ट है, कृपया इसकी समीक्षा करें। इसके अलावा ली सियोन, जो बैटलफील्ड पर बहुत दूर थी, ने भी इस रैंकिंग पर ध्यान दिया। वो सच में जानना चाहती थी कि मैं लिस्ट में आया हूँ या नहीं। उसी वक्त मैं एक कुर्सी पर बैठा इस ताजा रैंकिंग को देख रहा था। इतने सारे फ्लैशी डिस्प्ले के बावजूद सबसे अहम हिस्सा टॉप 10 ही था। जल्द ही मैंने रैंकिंग इंटरफेस में क्लिक किया। रैंक नंबर 10 तलवारबाज ली सियोन। रैंक नंबर 5 थ्रोइंग ब्लेड किम चै ह्यून। रैंक नंबर 3 फायर गॉड चॉय योयुक। रैंक नंबर 2 मॉन्स्टर स्ट्रेंथ जांग ताई सोक। बस नंबर 1 देखने ही वाला था कि पीछे से खटखट की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ इस वेन्यू का एक स्टाफ मेंबर था। आपको इंतजार कराने के लिए माफी, आप अब बाहर जा सकते हैं। और मैं ही रैंकिंग में नंबर 1 हूँ। राइजिंग स्टार हो छान सॉक। टाइटल के ऊपर एक लाइन लिखी थी, मैंने हिस्ट्री में सबसे तेज लेवल एडवांसमेंट का पाथ सेट किया है। एक 5 साल के वेटरन हंटर का अकेले लेवल 3 रेडिएशन जोन क्लियर करना शायद आम बात हो सकती है। हंटर कम्युनिटी में ये बस एक रूटीन ऑपरेशन है, लेकिन अगर ये किसी रूकी हंटर का पहला मिशन है तो सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। जब मैं वेन्यू के स्टेज पर पहुंचा तो नीचे लोग जोश से चीयर कर रहे थे। मिस्टर हो चांसोक, हंटर बनने से पहले आपका प्रोफेशन क्या था? क्या आपने सच में बिना बैकअप के कोरोजन जोन क्लियर कर लिया? क्या आपको अंदाजा था कि जोन का लेवल बढ़ जाएगा? अनकाउंटेड सवाल मेरी तरफ उमड़ पड़े। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैं उन टैलेंट सर्च टीवी शो वाले बच्चों में से एक हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से उनके सवालों के जवाब देकर वहाँ से निकलना चाहता था। जल्द ही एक जवान लड़का खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में पूछा, सब लोग आपके भविष्य के प्लान्स में बहुत इंटरेस्टेड है। क्या आप एक हंटर के तौर पर अपनी मेंटालिटी के बारे में बता सकते हैं या अपना रेजोल्यूशन शेयर कर सकते हैं? मैं उन लोगों की तरह ऑफिशियल लाइनें नहीं बोलूंगा। मैं ये क्लिच नहीं बोलूंगा कि मैं अपनी बेस्ट दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने रिजल्ट्स को ही बोलने दूंगा। तुम लोग बस अपनी आंखों से मेरे रिजल्ट्स देखना। उनके सवालों के जवाब देने के बाद मैं एक हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। मेरे नीचे एक विशाल ब्लैक होल था। यहाँ कभी एक विनाशकारी लड़ाई हुई थी। मेरे पीछे वाले शख्स ने बताया, ये नजारा डरावना है। ओवरसीज सिचुएशन भी उतनी ही बुरी है। कोरोजन जोन्स के आने के बाद ज्यादातर देशों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी खो दी, लेकिन हर देश की स्थिति अलग है। इस देश ने कुछ उपायों से कई विनाशकारी लड़ाइयों से बचा लिया। जहाँ तक दूसरे ओवरसीज देशों की बात है, वो कोरोजन जोन्स के आते ही डूब गए। पूरे राष्ट्र पल भर में गायब हो गए। कोरोजन जोन्स में 8 मेजर डेंजर जोन है, दुनिया के 8 सबसे खतरनाक इलाके, और वो दाहिनी तरफ वाला गोंसालोक है उन्हीं में से एक। पता चला कई साल पहले गोंसालोक कोरोजन जोन अचानक प्रकट हुआ था। सिटी सेंटर से शुरू होकर एक विशाल सर्कल लगातार बाहर की ओर फैलता गया और स्पीड इतनी तेज थी कि लोग रिएक्ट नहीं कर पाए। इस वजह से वो राष्ट्र तबाह हो गया। कुछ लोग बमुश्किल बचे, लेकिन जो उस स्पेस में थे जो कोरोजन जोन बन गया था, उनमें से ज्यादातर भागने से पहले ही भस्म हो गए। इस राष्ट्र का गायब होना धूल के एक कण की तरह था। जैसे ही हवा चली, उसके होने का कोई निशान नहीं बचा। प्रेसिडेंट ने खिड़की से बाहर
देखा और फिर बोले, हालांकि कोरोजन जोन्स में नेशनल इन्फ्लुएंस नहीं बदला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरनल पावर काफी कमजोर हुई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। हालांकि मैंने पहले भी कुछ इंटेलिजेंस सीखी थी, लेकिन इसका मेरे यहाँ आने से क्या लेना देना था। कुछ दिन पहले ताइबेक ग्रुप से ये सुंग यून मुझसे मिलने आया था। वो बहुत नाराज लग रहा था कि तुम अभी तक ताइबेक गिल्ड में ज्वाइन नहीं हुए हो। इससे मुझे वो पहले वाला बड़ा आदमी याद आ गया, लेकिन मैं उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। लेकिन प्रेसिडेंट के अगले शब्दों ने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन फ्रीज कर दिया। वो ये सुंग यून तो तुरंत तुम्हारा एड्रेस जानना चाहता था। हालांकि ये सुंग यून आक्रामक होकर आया था, प्रेसिडेंट ने उसे मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, लेकिन ताइबेक गिल्ड का फिलॉसफी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मैं खुद गारंटी नहीं दे सकता कि वो तुम्हें जबरदस्ती ज्वाइन करवाने की कोशिश नहीं करेगा। ये मेरे लिए परेशानी की बात थी। लगा जैसे मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। हालांकि मैं उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ से मैं उसे बिल्कुल नहीं हरा सकता था। हालांकि तुम्हारे हालिया एक्शन से देखते हुए तुम अकेले काम करना पसंद करते हो। मैंने इशारा किया कि मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है। मुझे गिल्ड के टाइटल्स में बंधना पसंद नहीं। प्रेसिडेंट ने मुझे एक बैग थमाया। अगर तुम उनके अप्रोच को रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ सुधारनी होगी। उदाहरण के लिए एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा प्रपोज्ड मेजर मिशंस को लेकर। मुझे पता था इस प्रेसिडेंट की कोई ना कोई मंशा जरूर है, लेकिन क्या वो मुफ्त में मेरी मदद कर रहा है? मैं जानना चाहता था कि उसे बदले में क्या चाहिए, क्योंकि मैं कभी फ्री लंच में यकीन नहीं करता। लेकिन प्रेसिडेंट का जवाब कुछ जाना पहचाना सा था। उसने मुझसे बस इतना याद रखने को कहा कि उसने मेरी मदद की थी। ये थोड़ा ली सी ह्यून की तरह था। मैंने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अंदर की सब चीजें याद रखनी थी। इसके अलावा ये मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था। जब प्रेसिडेंट का मिशन है तो मेरी रेपुटेशन बनाने में भी फायदेमंद है। तो मुझे असल में करना क्या है? तुम बुसान से नानिंग तक एक कार्गो शिप की एस्कॉर्ट करोगे? जब हम कोरोजन एरा में हैं तो डेली नेसेसिटीज को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। जब मैंने उन तथाकथित नेसेसिटीज को देखा तो मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वहाँ रोलेक्स घड़ियां, हाई एंड पोर्सिलिन, जिनसेंग वाइन और पुएरहा चाय थी। उससे भी ज्यादा बेतुका एक लग्जरी सेडान थी। मैं जानना चाहता था कि क्या पिछले 20 सालों में नेसेसिटीज की डेफिनेशन बदल गई है। प्रेसिडेंट ने कहा, कुछ लोगों के लिए ये नेसेसिटीज है। मैंने सोचा तुम जैसा कोई समझ जाएगा, लेकिन उसकी बातें अचानक यहीं रुक गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसका 20 साल से क्या मतलब था। ये बात मुझे समझ नहीं आई। जिस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कोलैप्स हो चुकी है, वहाँ ऐसी कचारा चीजों की जरूरत क्यों है? कई देश कोरोजन जोन्स के कटाव के तहत बिखर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने अभी भी अपना मतलब नहीं खोया है। तो असल में ये रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए लुब्रिकेंट है। ये तो सीधा रिश्वत है। अगर ऐसी बात है तो मैं मना करना चाहता हूँ। बात करते करते मैंने अपनी कमर पर लगी सीट बेल्ट पहले ही काट दी थी। प्रेसिडेंट के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। 1 मिनट रुको, कोरियन गवर्नमेंट इस काम को बेहद अहम मानती है। मैंने उसे आश्वस्त किया। मैंने अपना मन नहीं बदला है। एक इंडिविजुअल के तौर पर पॉलिटिक्स के सेंटर में खिंच जाना बेवकूफी है। हंटर हो चांद सोक, ये कहना थोड़ा अभिमानी लग सकता है, लेकिन तुम अब भी एक रूकी हो जिसने अभी डेब्यू किया है। ऐसा लगता है अत्यधिक ध्यान तुम्हारे लिए जहर बन चुका है। लेकिन अगले ही पल प्रेसिडेंट के चेहरे पर एक समझ से परे एक्सप्रेशन आ गया। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आने की वजह ये थी कि मैंने उसकी दी हुई सारी चीजें एक साथ समुद्र में फेंक दी। ये तथाकथित डेली नेसेसिटीज मेरे लिए पूरी तरह से अनावश्यक थी। उल्टा वो मुझे थोड़ा परेशान ही कर रही थी। मैं हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और उससे मुखातिब हुआ। हेलीकॉप्टर राइड के लिए शुक्रिया। मैं वापस सियोल तैरकर जाने का रास्ता निकाल लूंगा। इन शब्दों ने प्रेसिडेंट के चेहरे को तुरंत स्तब्ध कर दिया। वो मेरी सोच के साथ बिल्कुल रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। अगले ही पल मैंने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को सीधे छोड़ दिया। मैंने एक छलांग लगाई और नीचे पानी में कूद गया। प्रेसिडेंट तुरंत केबिन के दरवाजे पर आया। क्या वो सच में अपनी ताकत से तैर कर जाना चाहता है? छपाक की आवाज के साथ मेरे शरीर ने समुद्र की सतह से टकराते हुए पानी का एक फव्वारा बना दिया। ये देख प्रेसिडेंट बोलबाकी रह गया। आजकल के जवान लोग सच में बहुत इम्पल्सिव है। वक्त जल्दी से शाम तक पहुंच गया। मेरे सामने का नजारा इंचियोन पोर्ट था। इंचियोन पोर्ट के एक इलाके में कोई समुद्र की सतह को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसने देखा कि समुद्र की सतह पर लगातार बुलबुले उठ रहे थे। लग रहा था जैसे अंदर से कुछ बाहर आने वाला है। अगले ही पल एक हाथ अंदर से निकला, किनारे पर लगी कायदार चट्टानों को मजबूती से पकड़ लिया। फिर मेरा पूरा शरीर भी ऊपर चढ़ाया। मैंने अपने बाल पीछे किए। सच में मुझे बहुत थका दिया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। कौन लोगों को ऐसे धमकाता है? मैंने सिर घुमाया और देखा कि कोई यहाँ मेरे बगल में ही खड़ा था। उस राहगीर ने धीरे से कहा, हालांकि मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुमने बहुत कुछ झेला होगा। किनारे पर चढ़ने के बाद मैंने अपना लक्ष्य साफ कर लिया। मुझे अब जो करना था वो था अपनी ताकत जमा करना। मैं उन परेशान करने वाले लोएस्ट ग्रेड कमीशंस को प्रायोरिटी से हैंडल करूंगा जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और एक बड़ा शॉट बनूंगा। इस तरह मैं किसी के हाथों नहीं डोलूंगा। वो ऊंची ऊंची बातें करने वाले ताकतवर लोग आखिर में मेरे पैरों तले दब जाएंगे। जल्द ही मैंने मिशन की डिटेल्स देखने के लिए अपना फोन निकाला। एक मिशन में मुझे थोड़ी दिलचस्पी थी। वहाँ एक किडनैपिंग केस था। पीड़ितों को एसोसिएशन हंटर्स से मदद चाहिए थी। कोरोजन रिफ्ट का एस्टिमेटेड लेवल लगभग लेवल 2 था। मैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी पर बैठा दूर डूबते सूरज को देख रहा था। गहरी सांस छोड़ी। लगता है मैं कुछ दिनों के लिए बिजी रहूंगा। मछुआरों को बचाने का मिशन लेने के बाद मैंने हान संगा को अपने साथ मिशन पर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि इस बार के हंटर क्लास मॉन्स्टर्स में टैंक लेवल की विनाशकारी शक्ति थी। अपनी करंट स्ट्रेंथ से मैं इसे आसानी से पूरा नहीं कर सकता था। फिर मैंने अपना फोन खोला और इस मिशन का सारांश देखा। 3
सितंबर जुजूबे आइलैंड और टोंगयांग के मछुआरे झींगा फिशिंग के पीक सीजन में समुद्र में निकले थे। हालांकि इस फिशिंग ट्रिप के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। हंटर क्लास मॉन्स्टर्स ने असल में आइलैंड पर नेस्ट बना लिया और सभी मछुआरों को शिकार की तरह कैद कर लिया। बाल बाल बचे एक सर्वाइवर के अनुसार कैप्चर किए गए मछुआरे अभी भी जिंदा हैं। इस तरह ये मिशन जारी किया गया। मिशन के उद्देश्य थे बंधकों को बचाना और रिफ्ट मॉन्स्टर्स को खत्म करना। अगर मैं अकेले सफल हो गया तो शायद मुझे एक हीरो की स्टोरी भी मिल सकती थी। इससे मेरी रेपुटेशन बढ़ सकती थी। हालांकि ये चैलेंज करने लायक था, लेकिन ये ऑपरेशन सच में बहुत खतरनाक था। मैंने सुना था कि वो मॉन्स्टर्स अपने लेवल के हिसाब से अलग डायमेंशन में मौजूद होते हैं। लेवल 3 मॉन्स्टर्स में टैंक जैसी विनाशकारी शक्ति होती है। फिर लेवल 2 मॉन्स्टर्स नेचुरल डिजास्टर की तरह होते हैं। लेवल 1 मॉन्स्टर्स तो और भी डरावने होते हैं। एक भी इकाई का सामना करने के लिए पूरे राष्ट्र की ताकत लग जाती है। जब मैं ये सोच रहा था कि मिशन को पूरा करने के लिए किसके साथ टीम बनाई जाए, तभी एक शख्स मेरे दिमाग में आया। अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त जल्दी से मिशन के दिन तक पहुंच गया। मैं अपना भाला लेकर मंजिल के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त मैंने पीछे से एक लड़की को आवाज लगाते सुना। ये महिला मेरी टीममेट हान संगे थी। हो चांसोक, पता है हमें आइलैंड पहुंचने में कितना और टाइम लगेगा? मैंने अपनी पोजीशन चेक की। हमें करीब 1 घंटे में मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि वो अपनी ताकत बचा कर रखे। पहुंचने पर मैं उसे याद दिला दूंगा। जैसा मैंने कहा था, ये लड़ाई पिछली लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन हान संगे मेरी बातें सुनती नहीं लग रही थी। उल्टा वो मेरे कंधे पर लगे आर्मर में इंटरेस्टेड थी। ये तो आयरन विंग एंजल आर्म गार्ड है। लेदर ट्रिम के एस्थेटिक एनहांसमेंट से देखते हुए ये लिमिटेड एडिशन होना चाहिए। तुम्हें ये कैसे मिला? ये आर्मर मुझे स्क्रैप कलेक्टर ने तोहफे में दिया था। लेकिन हान संगे ने भी स्क्रैप कलेक्टर के साथ साइन किया था, लेकिन उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला था। इस पर मैंने एक तिरस्कार भरी नजर दिखाई। क्या ये साफ नहीं है? हम एक ही लेवल पर बिल्कुल नहीं है। मैं एक राइजिंग स्टार हूँ जिसने अकेले लेवल 3 हंटर क्लास मॉन्स्टर्स से लड़ाई की, और तुम बस अकादमी ऑनर स्टूडेंट के टाइटल वाली रुकी हो। हान संगे की आंखों में बेहद असम्मति भरा भाव था। उसने दिल में कसम खाई कि वो एक दिन जरूर मशहूर होकर मुझे दिखाएगी। कुछ दिन पहले मैंने हान संगे को फोन करके पूछा था कि क्या वो मेरे साथ मिशन पूरा करने के लिए टीम बनाना चाहेगी। जब उसे मिशन का सारांश पता चला तो उसे ठंडा पसीना आ गया। पिछले मिशन में वो लेवल 3 की लड़ाई में लगभग मर ही गई थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद भी फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने आवाज लगाई, क्या तुम मजबूत नहीं बनना चाहती? इन शब्दों ने हान संगे की आंखों में झटका दिखाया। जब मैं पहले मिशन पर गया था, मैंने उसे खुद कहते सुना था, मुझे याद है तुम मुझसे कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं सीखना चाहती थी। अगर वो अभी भी सोचती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ पढ़ोगी तुम अब से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन सकती हो। मैंने इसी वजह से उसे मेरे साथ टीम बनाने के लिए राजी किया। हान संगे के पास ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उसे ताकतवर बनना ही था। भले ही ताकत का रास्ता बेहद खतरनाक क्यों न हो, जब तक वो ताकतवर बन सकती है उसके सामने नर्क भी हो तो वो एक बार भी त्योरी नहीं चढ़ाएगी। उसके द्वारा बिखेरे गए रेजोल्यूशन को देखकर मैं अचानक उसके बारे में थोड़ा उत्सुक हो गया। मैं सोच रहा था इस लड़की ने क्या क्या झेला है। कुछ ही देर में हमने आगे एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा। हम दोनों के चेहरे एकदम गंभीर हो गए। वहाँ कुल 5 जहाज थे। मैं उलझन में था कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। वहाँ सिविलियन थे, इसीलिए हमें चुपके से क्रॉस करना था। लेकिन जब मैं ये बोल ही रहा था, मेरे पीछे एक जोड़ी जूते अचानक हवा में तैरने लगे। मैंने मुड़कर देखा, हान संगे अब मिड एयर में तैर रही थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसी स्किल होगी। हान संगे जोर से हंसी। तो इस दुनिया में भी चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते। तुम इतनी सी चीज भी नहीं कर सकते। सच में बड़ी हंसी आ रही है। उसे नहीं पता था जब वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मेरा चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। फिर मैंने उसके माथे पर एक घूंसा मारा। मुझे उठाकर उड़, और ध्यान रखना मेरे कपड़ों पर पानी के छींटे न पड़े, ये मैंने अभी खरीदे हैं। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। फिर ऊपर आगे वाले जहाज की तरफ देखा। मैंने हान संगे से कहा कि वो सबसे नजदीकी जहाज को ब्लॉक करे, क्योंकि मैंने माना महसूस किया था ये पीछे की तरफ ज्यादा मजबूत एनर्जी रिलीज कर रहा था। बहुत खतरनाक। कुछ ही पल में हान संगे मुझे एक जहाज के सामने ले आई। उसे हैरानी थी कि इस जहाज पर असल में एक शख्स खड़ा था। हालांकि उसी वक्त मैंने डेक पर कदम रख दिया। मैंने हान संगे से कहा कि वो आंखें खोलकर अच्छे से देखे। वो हरकत इंसान के बस की नहीं थी। हमने अपने सामने जो देखा वो था ज़ॉम्बीज का एक बड़ा समूह। धड़ाम की आवाज के साथ हान संगे जहाज के डेक पर जोर से गिरी। मैंने उससे कहा कि ऐसे मत उतरा करो, घुटनों में दर्द होगा। समय के साथ तुम्हारे बॉडली फंक्शंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएंगे। इसके अलावा इतने शोर से उतरने ने उन ज़ॉम्बीज को पहले ही हमारी तरफ आकर्षित कर लिया था। हान संगे इन ज़ॉम्बीज की परवाह करती नहीं लग रही थी। उसने सीधे डेक पर कदम रखा और डरावनी शक्ति उंडेल दी। अगर वो इन बेसिक ज़ॉम्बीज को भी हैंडल नहीं कर सकती तो उसके लिए मर ही जाना बेहतर था। कई सरसराहट की आवाजों के साथ हान संगे ने डरावनी ब्लड एनर्जी बिखेरी, सीधे इन ज़ॉम्बीज के शरीरों को भेदते हुए। मैंने हान संगे की तारीफ की कि उसने अच्छा किया। लग रहा था इन ज़ॉम्बीज का लेवल बहुत ऊंचा नहीं था, शायद सेकंड रेट की सबसे निचली श्रेणी। ऐसे में हान संगे को इन ज़ॉम्बीज को आसानी से हैंडल कर लेना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल मैं लगभग हान संगे द्वारा छोड़ी गई बिजली की चपेट में आ गया। मैंने उसे बेवकूफ कहा, तुम बहुत ज्यादा माना कंज्यूम कर रही हो। इसी रफ्तार से तुम
तुम अपना माना जल्दी ही खत्म कर लोगे। इन लो लेवल जॉम्बीज के लिए बेसिक तकनीकें ही काफी हैं। हान संगे के मन में हल्का सा आश्चर्य हुआ, क्या अब पढ़ाई शुरू हो गई है? मैंने उससे पहले कहा था कि जब तक मैं उसे सिखाऊंगा वो जरूर अब से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनेगी। यही वजह थी कि वो मेरे साथ टीम बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे मेरी हर बात माननी चाहिए। हान संगे ने होंठ सिकोड़े, चूंकि उसने अभी बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल किया था, इस बार थोड़ा कम करेगी। फिर हान संगे ने दूरी पर निशाना साधा और एक बार फिर शक्तिशाली बिजली संघनित की, एक जॉम्बी के शरीर को चीर डाला। हालांकि ये सारे जॉम्बी हान संगे ने मार डाले थे, मुझे लग रहा था वो अभी भी थोड़ा ज्यादा माना इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हें इसे और कम करना होगा। फिर मैंने लगातार हान संगे को निर्देश दिए। हर अटैक के बाद मैंने उसे थोड़ा और कम करने को कहा। हान संगे मेरे मार्गदर्शन में लगातार अपने माना को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। हान संगे का बचपन बहुत दुखदायक था, इसीलिए उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी कमजोर होकर नहीं बचेगी। उसे उस अंतहीन फैलते अंधेरे को रोकना था। इस तरह ताकतवर बनना उसका एकमात्र रास्ता बन गया। उसी वक्त एक जॉम्बी तेजी से हान संगे की तरफ झपटा। बस जैसे ही उसका मुंह हान संगे को काटने वाला था, बिजली का एक करंट जबरदस्त स्पीड से जॉम्बी के शरीर की तरफ दौड़ा, इतनी तेज कि साफ देखा नहीं जा सका। चमचमाती आवाज के साथ इस बिजली ने उस जॉम्बी के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। हान संगे ने उस वक्त जो ऑनरा बिखेरी वो बेहद खौफनाक थी। जब तक ये उसे ताकतवर बना सकता है, वो अंडरवर्ल्ड में कूदने को भी तैयार थी।